ओके जी, तो शुरू करते हैं। अभी ये डायग्राम हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर में अपने पास बना ली है। इसके ऊपर जो नोट्स आपने ऐड करने हैं, जो लेबल्स लिखने हैं, वो किस तरह से आप लिख सकते हैं आपके सामने। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आप इनमें अगर कोई बाद में भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो डबल क्लिक करके आप किसी भी नोट को जो है वो दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोई चेंज करें तो आपने ये याद रखना है, जिस तरह किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप जब चेंजेस करते हैं तो सेव आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये नोट्स आपने बाद में इसमें ऐड किए हैं तो मुझे कंट्रोल एस करना चाहिए, या यहां जाके ये सेव का बटन है, या आप क्लिक करें, तब ये चेंजेस सेव होंगी। तो पैकेट ट्रेसर बंद करने से पहले एक दफा आपने सेव जरूर कर लेना है, ताकि जितना काम भी आपने अब तक किया है ये आइंदा के लिए भी सेव्ड रहे। ले जी, अब हम करने लगे हैं वैन लिंक से शुरुआत, ठीक है जी। तो राउटर ए और बी के दरमियान जो वैन लिंक हम देख रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। हो सकता है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहां पे एक पुराना एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो जिसने पहले से भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रखी हो। आप जब राउटर ए और बी के दरमियान, दो राउटर्स के दरमियान अगर एक लिंक कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है पुरानी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो लिंक अप हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, कि पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ने लिंक के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी, तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपने तारे जोड़ी और लिंक अप हो गया। और ये भी हो सकता है कि पहले से कॉन्फ़िगरेशन ना हो, आपने जब केबल लगाई, क्योंकि प्लग एंड प्ले तो ये होता नहीं, केबल लगाएं और जिस तरह नॉर्मली लिंक अप नहीं होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट लिंक अप ना हो। तो ये आपकी ऐसी लैब है जिसमें कनेक्शन के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि जहां पे आपने केबल कनेक्ट किया है उस लिंक का इस वक्त स्टेटस क्या है। कनेक्टिविटी के बाद उस लिंक का स्टेटस इस वक्त क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। और उसके लिए जो कमांड आप यूज करेंगे वो मैंने कल के लेक्चर में भी बताई थी, आज दोबारा देख लें। आप राउटर ए पे जाएंगे इनेबल मोड में, और यहां पे आप कमांड देंगे शो इंटरफेसेस। अच्छा, ये भी एक मुकम्मल कमांड है, आप ये कमांड एंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, राउटर ए के जितने भी इंटरफेसेस हैं सबकी डिटेल वन बाय वन आपको नजर आएगी। किस लिंक का क्या स्टेटस है, कौन अप है, कौन डाउन है, किसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, किसका क्या आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्या इस वक्त आप राउटर ए के सारे इंटरफेसेस देखने में आपकी दिलचस्पी है, या किसी एक पे फोकस है? एक पे फोकस है, और वो कौन सा है? सीरियल 0/0/0 जो आपकी वैन पोर्ट है, आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो उसी का स्टेटस देखना चाह रहा हूं मैं। तो राउटर ए के इनेबल मोड में जाके कमांड दूंगा शो इंटरफेसेस, और आगे आप लिखेंगे सीरियल 0/0/0। अच्छा, ये पोर्ट की जो टाइप है या पोर्ट का जो नाम है, उसके और उसके नंबर्स के दरमियान स्पेस अगर आप ऐड कर देते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप ना भी करें तब भी ठीक है। बेहतर यह है कि आप स्पेस ना ऐड करें, जिस तरह मैंने भी नहीं की, हटा दिए। स्पेस डाल भी देंगे तो कमांड चल जाएगी, स्पेस निकाल भी देंगे तो कमांड चल जाएगी। तो शो इंटरफेसेस सीरियल 0/0/0 बेहतर ऐसे है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप ये कमांड एंटर करेंगे, यानी आपने राउटर ए से एक सवाल पूछा कि भाई मैं अपने इस सीरियल 0/0/0 के बारे में जानना चाहता हूं कि इसका स्टेटस क्या है। तो इसके ना जी चार पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स, चार मुमकिन स्टेट्स हैं, लिंक उनमें से किसी एक में होगा। चार मुमकिन स्टेट्स हैं, लिंक उनमें से किसी एक, चारों में नहीं हो सकता, दो में भी नहीं हो सकता, तीन, किसी एक में होगा। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो मैं आपके सामने लिख सकता हूं, लिख देता हूं। हो सकता है राउटर ए का जवाब ये हो सीरियल, एस इज सीरियल, ठीक है जी। सीरियल 0/0/0 इज अप, कॉमा लाइन प्रोटोकॉल इज अप। इनके साथ ना मैं इनके नंबर्स भी लिख रहा हूं,
1। अच्छा जी, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी ये है सीरियल 00 इज अप कॉमा लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। मैंने आपको इसको समझने को नहीं कहा, लिखने को सिर्फ कहा, पहले लिख ले, समझा मैं आपको देता हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी है सीरियल 00 इज डाउन कॉमा लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। चौथी और आखिरी पॉसिबिलिटी है सीरियल 00 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कॉमा लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। ये चार हैं। लिंक इन चारों में से किसी एक में हो सकता है, इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है, यही चार है। अप एंड अप एंड डाउन, डाउन एंड डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन। अच्छा, अब ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। इस कोर्स के आगाज में मैंने सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एंड डिवाइसेस और उसकी मैनेजमेंट आप सीखते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क डिवाइसेस की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीखा जाता है। फिर मैंने आपको नेटवर्क की डेफिनेशन लिखवाई थी कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है जी, कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस कॉमा सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। और उस दिन जब मैंने कॉमा लगाया था आपको, तो मैंने आपको कहा था एक लैब आएगी, मैं आपको ये कॉमा दिखाऊंगा, उसमें हर नुक्ते की एक इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे वो जो उस डेफिनेशन में कॉमा लगा हुआ था, वही कॉमा आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये वही वाला कॉमा है जो नेटवर्क की डेफिनेशन में था। कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस, कनेक्टिविटी हार्डवेयर की होती है, ठीक है जी, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेटवर्क की डेफिनेशन का पहला हिस्सा हार्डवेयर की बात करता है और दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर की बात करता है। तो ये जो आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, इनमें पहला हिस्सा हार्डवेयर को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा सॉफ्टवेयर को। और यहां सॉफ्टवेयर से मुराद वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो मैंने और आपने करनी है, ठीक है जी। अब जरा इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली में है सीरियल 00 इज अप, यानी कहता है हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल इज अप, इस इंटरफेस की जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो मुकम्मल भी है और ठीक भी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ठीक है, जिसका मतलब है लिंक अप है, कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशनल है। लिंक इज अप, लिंक इज ऑपरेशनल, लिंक अप है और ऑपरेशनल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले को देखें, सीरियल 00 इज अप, हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, वो जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी ना मैंने और आपने, या हमने की ही नहीं है या गलत कर दी है। तो प्रॉब्लम कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट नंबर 2 सिर्फ आपको ये बताती है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हार्डवेयर ठीक, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर से मुराद यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने चलाने थे और गलत चला दिए, ठीक नहीं चलाए या चलाए ही नहीं आपने, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सीरियल 00 इज डाउन, हार्डवेयर डाउन है जी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर चलता किस पे है, हार्डवेयर पे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हार्डवेयर डाउन हो और सॉफ्टवेयर चल रहा हो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हार्डवेयर डाउन हो और सॉफ्टवेयर चल रहा हो। थर्ड स्टेट प्योर हार्डवेयर प्रॉब्लम की स्टेट है, हार्डवेयर डाउन होने की वजह से सॉफ्टवेयर डाउन है। इसको आप ये नहीं कहेंगे हार्डवेयर भी खराब सॉफ्टवेयर भी खराब, नहीं, आप कहेंगे हार्डवेयर इज डाउन, जिस वजह से सॉफ्टवेयर डाउन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डाउन है। सॉफ्टवेयर का मसला तब पता लगेगा जब हार्डवेयर अप होगा। हार्डवेयर अप हुआ और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ थी, तो कौन सी स्टेट आएगी, दूसरी, अप एंड डाउन वाली। अगर हार्डवेयर भी ठीक हो गया और सॉफ्टवेयर भी ठीक हो गया तो पहली स्टेट आएगी अप एंड डाउन, ठीक है। अब हार्डवेयर की खराबी से मुराद, याद रखिएगा, हार्डवेयर अगर खराब है ना तो उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी नहीं है। हम इस हद तक देख सकते हैं, केबल खराब है ना, आप देख लेंगे केबल, कोई कनेक्टर की पिन तो नहीं टेढ़ी, सीधी हो सकती है तो कर लेंगे, ठीक है जी। लूज तो नहीं है कहीं केबल, सही तरह प्लग इन ना हो, आप टाइट करके देख लेंगे, ठीक है जी। बस अगर इससे ज्यादा कोई मसला है
तो हम हार्डवेयर रिप्लेस कर देते हैं। बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हार्डवेयर ठीक करना हमारा काम नहीं, हम रिप्लेस करते हैं। पर ठीक इस हद तक ही हो सकता है, केबल जरा लूज और टाइट करके लगा देंगे, ठीक है, पिन टेढ़ी और मैं सीधी कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं, हम हार्डवेयर को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर यानी कॉन्फ़िगरेशन का मसला है, वो तो मसला ही हमारा है ना, उसको तो डील हम नहीं कर रहे। स्टेटमेंट नंबर 4, अच्छा एक बात बता दूं, सिस्को, हवावे, जुनिपर सब में ये कॉन्सेप्ट यही है, ये चारों स्टेट हर प्लेटफॉर्म पे और इनका मतलब भी सेम ही है, ठीक है जी। तो फोर्थ स्टेट, और इनकी तरतीब भी आमतौर पे यही होती है। अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, ये चौथी स्टेट में है लिंक, ये तीसरी में है और दूसरी स्टेट आ रही है, ठीक है जी। तो इनको इसी तरतीब से अगर आप ज़हन में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद जी सीरियल 000 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। भाई जैसे तैसे भी है हार्डवेयर डाउन है, जैसे तैसे भी है हार्डवेयर अगर डाउन है, हार्डवेयर अगर डाउन है तो सॉफ्टवेयर के तो आप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब यहां पे मसला पता क्या, आप कहेंगे सर तीसरी और चौथी दोनों में हार्डवेयर डाउन है, फर्क क्या है डाउन में और एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन में, क्या फर्क है? तो ये जरा फर्क समझ लेंगे क्या फर्क है, ठीक है जी। फर्क ये है, मैंने अपना ये जो लैपटॉप या डेस्कटॉप मेरे सामने अगर है, ये डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, मैंने अगर इसको बंद करना है, इसके बड़े तरीके हैं, इसकी ये पावर केबल उतार दें, अनप्लग कर दें, इसको मैं हार्डवेयर की खराबी ही कंसिडर करूंगा, डिस्कनेक्ट हो गया ना, हार्डवेयर अनप्लग हो गया। अच्छा, इसकी केबल काट दें तब भी ठीक है, उठा के फेंक के तोड़ दें तब भी हार्डवेयर डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके हार्डवेयर को डाउन तमीज से भी किया जा सकता है, बड़े तरीके हैं, ठीक है जी। एक कमांड है, ये मैं आया यहाँ पे इस जगह पे विंडो बटन क्लिक किया, ये पावर का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक कमांड नजर आएगी शट डाउन, मैं कर्सर लेके भी नहीं जा रहा, वहां पे बंद ही ना हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो शट डाउन की कमांड है, उस पर क्लिक करेंगे तब भी हार्डवेयर डाउन हो जाएगा, तब भी हार्डवेयर डाउन हो जाएगा। तो इसको शट डाउन करके मैं ये कहूंगा हार्डवेयर खराब हो गया? नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर शट डाउन की कमांड से अपने हार्डवेयर को डाउन करता है, तो ऐसे डाउन करने को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन करना। शट डाउन की या किसी कमांड को यूज करते हुए अगर आप हार्डवेयर डाउन कर रहे हैं तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, उसे हम ये नहीं कहते हार्डवेयर खराब हो गया है, ठीक है। अनप्लग हो जाना, टूट जाना, कट जाना, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, डाउन वाली स्टेट में, खाली डाउन वाली। और शट डाउन की कमांड से डाउन करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो टेक्निकली देखा जाए चौथी स्टेट कोई प्रॉब्लम स्टेट तो ना हुई, फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी से बंद कर रहा है, उसे नहीं जरूरत होगी उसने बंद कर दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है पहली स्टेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथी स्टेट भी प्रॉब्लम स्टेट नहीं है। प्रॉब्लम स्टेट इसमें सिर्फ दूसरी और तीसरी है। सेकंड स्टेट सॉफ्टवेयर का मसला है, थर्ड स्टेट हार्डवेयर का मसला है, चौथा है तो हार्डवेयर से रिलेटेड लेकिन उसको आप मसला नहीं कहेंगे, ठीक है जी। जो फोर्थ स्टेट है, एक बंदे ने अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया, मैं जाने से पहले शट डाउन करके जाऊंगा, मैं कहूंगा मैंने हार्डवेयर खराब करके घर जा रहा हूं, ये तो नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, शट डाउन की कमांड यूज कर रहे हैं आप, ठीक है जी। डाउन एंड डाउन मींस के हार्डवेयर का इशू है, वो इशू अनप्लग की सूरत में भी हो सकता है, केबल कट की सूरत में भी हो सकता है, केबल लूज की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड वाली अप एंड डाउन, हार्डवेयर ठीक है, मसला कॉन्फ़िगरेशन का। तो प्रॉब्लम स्टेट्स सिर्फ दो ही हैं, दूसरी और तीसरी, पहली और चौथी में कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे मेरी एक वो स्टेटमेंट एक सुन ले, मैंने आपको कहा था जो सिस्को के आपके राउटर्स हैं, ठीक है जी, ये प्लग एंड प्ले नहीं है। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है सिस्को के राउटर्स की तमाम पोर्ट, सिस्को राउटर्स की तमाम पोर्ट्स फैक्ट्री से शट डाउन करके भेजी जाती है, यानी हर पोर्ट के ऊपर शट डाउन की कमांड दी जाती है, हर पोर्ट पे शट डाउन की कमांड, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन करके भेजा जाता है। हर पोर्ट को क्या करके भेजा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। जिस वजह से क्या होता है कि आपका लिंक अप नहीं होगा जब तक कि आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली अप नहीं कर देते। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली ही अप करना पड़ेगा। तरीकाकार मैं आपको भी उसका सिखा देता हूं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तो अप भी एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ेगा, जाहिर है उसकी कमांड है, वो आप अभी सीख जाएंगे। तीसरी और चौथी स्टेट के लिए ना एक मिसाल देता हूं, ठीक है।
उससे आपको जरा बेहतर तौर पे ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, मैं कहता हूँ एक आईएसपी है, ठीक है, उसका यहाँ हमारे आसपास एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, पॉप। आपने कभी सोचा आपके मोहल्ले में ऑलमोस्ट हर घर में इंटरनेट लगा होगा और ज्यादातर केबल नेटवर्क ही चल रहा होता है, फाइबर होती है या कॉपर होती है, तो हर घर से केबल निकल के कहीं जाती होगी ना, किसी दरख्त से तो नहीं लपेटते होंगे, अल्टीमेटली किसी इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट होती होगी। तो वो इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस, सबसे पहली जो इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस आती है वो कहाँ पड़ी होती है? तो हर आईएसपी का ना मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होता है जिसको हम पॉप भी कहते हैं, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में, अच्छा आपने अगर कभी लाइव पॉप या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस देखना हो, तो जो लोग कैंपस में यहाँ पे मौजूद हैं, आपके बिल्कुल जब आप कॉर्बेट से बाहर निकलेंगे तो सामने नेक्स्ट लिंक्स का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आपको नजर आ जाएगा। जरा जाके गौर से देखिएगा, तारों का गुंजल से वो पूरी बिल्डिंग लिपटी हुई है, देख के खौफ आता है। जरा उनके गैराज के अंदर झांक के देखिएगा, बंडल जा रहे होंगे तारों के बड़े बड़े, ठीक है जी। तो इसी तरह का होता है पॉप, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, तो मैं कहता हूँ जी आपके आसपास ना आईएसपी का एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, वहां पे ना ये राउटर लगा हुआ है, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे पीई राउटर, प्रोवाइडर एज, सर्विस प्रोवाइडर का प्रोवाइडर उठा लिया, बॉर्डर के लिए एज, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोवाइडर एज राउटर, ठीक है। ये राउटर कनेक्ट होगा कस्टमर के राउटर्स के साथ और इनको हम कहेंगे कस्टमर एज, ठीक है जी, यानी कस्टमर का बॉर्डर राउटर सीई, ठीक है जी। ये कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, और ये इस प्रोवाइडर एज के साथ इस तरीके से यूं कनेक्टेड है। इस कनेक्टिविटी को पीई टू सीई कनेक्टिविटी कहते हैं, प्रोवाइडर एज टू कस्टमर एज, प्रोवाइडर एज टू कस्टमर एज। मैं कहता हूं ये सीरियल 0, ये सीरियल 1 और ये सीरियल 2 इंटरफेस, जाहिर है वैन पोर्ट का नंबर, मैंने जगह काम थी तो फिक्स पोर्ट वाले नंबर लिख दिए, सीरियल 0, सीरियल 1, सीरियल 2। ये तीनों कस्टमर्स अपने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक आईएसपी को पैसे तो पे करते होंगे सर्विसेज यूज करने के, हाँ जी। कस्टमर बी, लेट से मैं कहता हूं पैसे पे करना भूल गया टाइम पे, इसकी सर्विसेज अब बंद करनी है, इसकी सर्विसेज बंद करनी है। सबसे पहला तरीका जो जेन में आता है वो ये है कि आप इस राउटर का, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, ओके, तो आप क्या करेंगे, इस राउटर का ये जो सीरियल 1 इंटरफेस है, इससे केबल, ये केबल पकड़ के उतार, ठीक है, आपने केबल उतार दी। जब आपने केबल उतार दी ना, अगर आप केबल अनप्लग कर देंगे, ये कनेक्शन इन दोनों राउटर्स के दरमियान कॉमन कनेक्शन ही था ना, हार्डवेयर कॉमन हार्डवेयर था, ठीक है। जब आप ये तार उतार देंगे तो आपको इस सूरत में दोनों साइडों पे ना थर्ड स्टेट नजर आएगी, कौन सी? थर्ड, डाउन एंड डाउन, तार कट जाना, लूज हो जाना, उतर जाना, ये थर्ड स्टेट में आता है, डाउन एंड डाउन। आपको प्रोवाइडर एज राउटर के सीरियल 1 पे भी डाउन एंड डाउन नजर आएगा, आपको कस्टमर बी के सीरियल 0 पे भी डाउन एंड डाउन ही नजर आएगा। दोनों तरफ कर देना शो इंटरफेस सीरियल, एक पे 1 और एक पे शो इंटरफेस सीरियल 0, आमने सामने दोनों पे कमांड देंगे तो दोनों तरफ क्या नजर आ रहा है? डाउन एंड डाउन। अच्छा, अब जाहिर है कस्टमर का लिंक डाउन हो गया, टाइम आने पे अब पैसे पे कर देगा, उसे पता लग गया भी सर्विसेज बंद हो गई, पैसे पे कर देगा, आपको ये तार दोबारा वापस लगानी पड़ेगी। अब तार दोबारा वापस लगाएंगे, लिंक दोबारा से अप एंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये जो केबल आपने अभी अभी देखी है V.35, स्मार्ट हो या फैट हो, ठीक है, ये इस केबल के साथ एक मसला है, बल्कि इस केबल का ये जो पूरा खानदान है ना, डीबी वाला खानदान, इसका एक कंबाइंड मसला है। एक टर्म है हॉट स्वैपेबल होना, हॉट स्वैपिंग या हॉट स्वैपेबल। हॉट स्वैपेबल, हॉट स्वैपेबल वो होता है कि डिवाइस पावर ऑन है ना, तो पावर ऑन रहते हुए आप तार लगा दें और पावर ऑन हालत में तार उतार भी दें, ठीक है जी। हॉट स्वैपेबल क्या होता है? डिवाइस पावर ऑन है, चलती हुई डिवाइस पे तार लगा दी और चलती हुई डिवाइस से उतार भी ली। अगर ऐसा हो सके तो हम कहते हैं ये हॉट स्वैपेबल है। ये जो आपने अभी कार्ड लगाया था विक 2T, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो हॉट स्वैपेबल था या नहीं? नहीं था, उसने डिवाइस बंद किए बगैर आपको लगाने नहीं दिया। उतारना भी है तो ऑफ करना पड़ेगा, लगाना भी है तो ऑफ करना पड़ेगा, इसका मतलब है वो कार्ड हॉट स्वैपेबल नहीं है, हॉट स्वैपेबल नहीं। स्वैप मतलब रिप्लेस करना, ठीक है जी।
ये जितनी भी डीबी स्टाइल कनेक्टर वाली आपकी केबल्स होती है ना, या जितनी डीबी स्टाइल कनेक्टर्स हैं, ये सारे ही हॉट स्वैपेबल नहीं है। चलती हुई डिवाइस पे ना तो आप इन्हें लगा सकते हैं ना उतार सकते, नहीं रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसा करें। हम तो कर देते हैं, हम कौन सा लिहाज रखते हैं। तो डिवाइस पावर्ड ऑन हो तो ना लगाना चाहिए ना उतारना चाहिए, ठीक है जी। उसकी वजह आपने फेस की होगी। अक्सर अगर आपको अपनी एलसीडी या मॉनिटर आपके घर में जो है उसको कभी सीपीयू के साथ लगाने का इत्तेफाक हुआ वीजीए केबल के साथ, तो आपने नोट किया होगा अक्सर हमसे केबल उल्टी लग जाती है। वो जो उसकी डी शेप्ड है, वो उल्टे होने की उसकी तो शेप भी बिगड़ जाती है और पिन्ने टेढ़ी हो जाती है। अक्सर हमसे वीजीए का कनेक्टर उल्टा लग जाता है, जिसकी वजह से पिन्ने टेढ़ी हो जाती है। ये हादसा अगर उस वक्त हुआ हो जब दोनों डिवाइसेस पावर्ड ऑन है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपका कार्ड डैमेज हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप जिन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं इस केबल की मदद से, उन्हें पावर ऑफ किया जाए पहले, फिर लगाया जाए। तो ये जो मेरे हाथ में आप इस वक्त V.35 केबल देख रहे हैं, जिसके दोनों साइडों पे डीबी कनेक्टर्स हैं, तो ये प्रोवाइडर एज के सीरियल 1 से तार निकालने से पहले भी क्या करना चाहिए था, राउटर को पावर ऑफ, और दोबारा वापस लगाने से पहले भी पावर ऑफ। तो जब ये राउटर पावर ऑफ होगा तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, सिर्फ कस्टमर भी नहीं, बाकियों के लिए भी सर्विस डाउन हो जाएगी। तो कभी किसी की वजह से तो कभी किसी की वजह से ये वाला राउटर तो अक्सर डाउन ही रहेगा, फिर प्रोवाइडर एज राउटर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो कोई तरीका का ठीक नहीं है। आपने फिर ये भी नोट किया होगा, ये जितने डीबी वाले कनेक्टर हैं इनके साइडों पे स्क्रू भी होते हैं। ये हमेशा उस जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी करनी हो, जहां पे आपके जी आज केबल लगा दिया, साल हा साल ये अब लगी ही रहेगी, सालों बाद जाके इसको हम चेंज करेंगे। यानी अब ऐसे थोड़ी होता है आप रोज हर रात सोने से पहले कि मैं अपना सिस्टम खोल के सोऊंगा, सुबह एक नए दिन का आगाज होगा और दोबारा डेस्कटॉप और आपकी एलसीडी को हम फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, साइडों पे स्क्रू है, लगा के टाइट करें और भूल जाए, ठीक है जी। तो ये भी ऐसे ही है, आपने जब डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना है इस केबल की मदद से, तो केबल लगा के साइडों पे जो स्क्रू है टाइट कर दें, जोर से टाइट कर दें ताकि आसानी से खुले भी ना, ठीक है। तो आपके सर लिंक कैसे डाउन करूं फिर मैं, तो आप फिर क्या करेंगे, ये लिंक कैसे डाउन करेंगे प्रोवाइडर एज राउटर का, उसका तरीका देख लें। ये कौन सा मोड होगा, यूजर एक्सेस मोड या यूजर मोड, ठीक है। जहां पे जब आप ये इनेबल लिखेंगे तो आप किधर चले जाएंगे, इनेबल मोड में। यहां पे जब आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ टी लिखेंगे, मैं इधर पूरा ही लिख देता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आप किधर आ जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है जी। यहां पे अब आगे लिखेंगे, सारी जिंदगी लाइन कंसोल में नहीं जाना, और भी जगह है, ठीक है जी। इंटरफेस, इंटरफेस सीरियल, ये इस वाले राउटर का सीरियल 1 था, ये सीरियल 1, मैं इसमें सीरियल 1 पे आ जाता हूँ, ये सीरियल 1 एंटर किया तो मैं अब आ जाऊंगा, अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से निकल के इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। हम कल गए थे इसमें, ठीक है। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहां पे आपको आईपी भी देना आता है, यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन भी देनी आती है जो कल दी थी, लेकिन आज आप क्या करने आए हैं, यहां पे कमांड है शट डाउन, ये कमांड है जितनी सी, ये कमांड जब आप इस इंटरफेस पे देंगे तो ये वाला इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो जाएगा। प्रोवाइडर एज राउटर का सीरियल 1 क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, चौथी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज नोट करने वाली है, याद रखने वाली है, प्रोवाइडर एज राउटर का सीरियल 1 तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लेकिन इसके ऑपोजिट राउटर बी का जो सीरियल 0 है, इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, इस पे तो शट डाउन की कमांड नहीं ना दी आपने, इसे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं ना किया, फिर भी ये हार्डवेयर डाउन है। राउटर बी कहेगा मेरे ऊपर तो शट डाउन की कमांड भी नहीं है, फिर भी ये हार्डवेयर डाउन है, मसला ऑपोजिट साइड पे ही होगा, ठीक है जी। और मसला किस नौइयत का है वो इसे नहीं पता लग सकता, ये यानी राउटर बी के सीरियल 0 को ये बात नहीं पता लग सकती कि दूसरी तरफ से लिंक केबल उखाड़ के किया है या शट डाउन करके किया है, ठीक है जी। तो राउटर बी कहेगा मेरे नजदीक तो ये हार्डवेयर ही खराब है, यानी डाउन एंड
डाउन। बी पे आपको डाउन एंड डाउन नजर आएगा, राउटर बी के सीरियल 0 पे क्या नजर आएगा, डाउन एंड डाउन। क्यों, शट डाउन इधर तो नहीं ना किया था, लेकिन हार्डवेयर डाउन है, किसकी वजह से, सामने वाले की वजह से। अब सामने शट डाउन हुआ या केबल उतार दिया आपने, वो इसे नहीं पता लग सकता। लिहाजा यहां पे आपको थर्ड और राउटर प्रोवाइडर एज के सीरियल 1 पे कौन सी स्टेट नजर आएगी, चौथी, क्योंकि उसे तो पता है कि मेरे ऊपर शट डाउन की कमांड दी है एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो एक तरफ डाउन एंड डाउन, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन, एक तरफ थर्ड और एक तरफ फोर्थ स्टेट। लेकिन जी इसके बाद कस्टमर पैसे तो दे ही देगा, देने पड़ेंगे, जाहिर है मजबूरी है उसकी, ठीक है जी। तो आपको भाई ये लिंक भी तो आप करना पड़ेगा ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लिंक अब हम कैसे आप करेंगे, किसी इंटरफेस पे कोई कमांड हो और आपने हटानी हो तो क्या तरीका है, उस कमांड के शुरू में आप लिख देंगे नो शट डाउन। शट डाउन से एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो जाता है और नो शट डाउन से एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो जाता है। तो सिर्फ आपको नो शट डाउन करना है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि सिस्को के राउटर्स की तमाम पोर्ट्स फैक्ट्री से एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन करके भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कम से कम आपको एक काम तो करना पड़ेगा लिंक अप करने के लिए, और वो है नो शट डाउन। तार जोड़ने के बाद कम से कम आपको नो शट डाउन तो करना पड़ेगा। अच्छा एक और आपको बात बता दूं, ये सिस्को के लिए, सिस्को आईओएस के लिए, मैं हवावे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्को आईओएस में। सिस्को आईओएस में अगर आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस ना भी दें, सिस्को में अगर इंटरफेस पे आईपी ना भी दें, लिंक उसके बगैर भी आप हो जाता है, आप हो जाएगा, लेकिन उसके आप होने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप तब ही कर सकते हैं जब आप पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो, ठीक है जी। तो लिहाजा आप ही हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन तब करेगा जब आप इस पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है जी। तो एक तो जो जरूरी चीज है वो नो शट डाउन है, और दूसरी कंपलसरी चीज आज के लिहाज से बात करें तो आईपी एड्रेस है, नो शट डाउन एंड आईपी एड्रेस। आप ये दो काम कर रहे हैं, आपका लिंक अप भी हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाएगी, नो शट डाउन और आईपी एड्रेस। ये दो काम तो आपको सिर्फ उस सूरत में करने पड़ेंगे जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, वो तो अच्छी ही होगी वैसे, ठीक है जी। वैन के केस में, वैन लिंक के केस में आजकल के दौर में हमें जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जरा हम थोड़े पुराने वक्त से आज की तरफ आए तो वैन में आपको ना इसके अलावा कुछ काम और भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। मैं अब आपको वैन लिंक के बारे में बताता हूं, और सवाल को यूं कर लेते हैं। आप कहेंगे सर आपने ये 4 स्टेट्स लिखी थी, चौथी क्लियर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव शट डाउन हुई होती है, अब करने के लिए नो शट डाउन करना। तीसरी भी क्लियर है, हार्डवेयर खराब है, या तो हार्डवेयर खराब है या सामने वाले ने शट डाउन किया हुआ। अभी एक और चीज सीखी हमने, सामने वाला शट डाउन भी कर दे तो आप थर्ड स्टेट में चले जाते हैं। तो या सामने जाके नो शट डाउन करा ले, या हार्डवेयर खराब है तो फिर रिप्लेस कर ले, यही इलाज है उसका, ठीक है। पहली स्टेट में मसला ही कोई नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेट जो है सीरियल 00 अप, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन होने की क्या वजह होती है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन होने की यानी जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं वो क्या है, ठीक है। हम कौन से लिंक को डिस्कस कर रहे हैं, वैन लिंक को। तो वैन के केस में सेकंड स्टेट आने की क्या वजूहात हो सकती हैं और उन्हें आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाने लगा हूं जी। यानी कि अगर सीरियल 00 इज अप और लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन हो, तो इसकी रीजंस क्या है और उनको फिक्स कैसे करना है, ट्रबल शूट कैसे करना है, वो आपको सिखा देता हूं। 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी। नंबर 1, कीप अलाइव नॉट सेट। नंबर 2, एनकैप्सुलेशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां एनकैप्सुलेशन से मुराद डेटा लिंक लेयर का यानी लेयर 2 प्रोटोकॉल की बात हो रही है। एनकैप्सुलेशन मिसमैच। और थर्ड नंबर पे क्लॉक रेट एट डीसीई नॉट सेट। मैंने कब कहा कि मैं लिख रहा हूं और आपको समझ भी आ जाना चाहिए, अभी लिखा है सिर्फ, अब बात कर लेते हैं। कीप अलाइव नॉट सेट क्या है, एनकैप्सुलेशन मिसमैच क्या है, क्लॉक रेट एट डीसीई नॉट सेट क्या है। सबसे पहली बात, जिस दौर में आज हम हैं हमारा वास्ता इनसे
ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामीटर अब फैक्ट्री से कॉन्फ़िगर होके आते हैं, पहले नहीं होके आते थे, आपको करने पड़ते थे। अब ये पैरामीटर्स फैक्ट्री से ही वैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होके आते हैं, लिहाजा आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, नो शटडाउन, और उसके बाद आईपी एड्रेस, नो शटडाउन और आईपी एड्रेस। इनका वास्ता आपसे तब पड़ सकता है अगर आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं, लैब टेस्ट है, और एग्जामिनर जानबूझ के ये मसले डाल दे तो आप फेस करेंगे, या फिर आपने जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट्री से होके आई है उसको चेंज करना है, तब आपका वास्ता पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो चले मैं आपको अगर वास्ता पड़ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सिखाता हूं। कीप लाइव नॉट सेट क्या चीज है जी? कीप लाइव की कहानी कुछ इस तरह से है, मिसाल के तौर पे अगर ये दो राउटर्स हैं ए और बी, जिनको मैं आपस में कनेक्ट करवा देता हूं इस तरह से, मैं कहता हूं यहां भी सीरियल 0 है और यहां भी सीरियल 0 है। फैक्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक राउटर ए, अब ये फैक्ट्री से सेट होके आया है, हर 10 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 10 सेकंड, हर 10 सेकंड के बाद एक मैसेज है जी जिसका नाम रखा गया कीप लाइव मैसेज। हर 10 सेकंड के बाद कीप लाइव मैसेज भेजेगा अपने सीरियल 0 से, आफ्टर एवरी 10 सेकंड। सिमिलरली राउटर बी भी अपने सीरियल 0 से हर 10 सेकंड के बाद एक मैसेज भेजेगा जिसका नाम कीप लाइव मैसेज है, मैसेज का नाम है कीप लाइव। ए भी भेजेगा और बी भी। जिस तरह हमने किसी बंदे को देखना हो कि वो जिंदा या मर गया तो हम उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं, बिल्कुल यूं समझ लें ये इस इंटरफेस की पल्स है, हार्ट बीट है, ठीक है जी। राउटर ए बी को और बी ए को हर 10 सेकंड बाद क्या भेजेगा? कीप लाइव मैसेज। अच्छा अब जरा देखें, राउटर बी अपने सीरियल 0 पे कीप लाइव रिसीव करेगा। राउटर बी को सीरियल 0 से कीप लाइव मिलेगा आफ्टर एवरी 10 सेकंड। राउटर बी पता क्या कहेगा? राउटर बी कहेगा मैं अपने सीरियल 0 से कीप लाइव रिसीव कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे इस इंटरफेस के ऑपोजिट कोई एक्टिव, कोई जिंदा डिवाइस मौजूद है, लिहाजा मुझे इस लिंक को अप रखना चाहिए। सिमिलरली ए कहेगा मेरे सीरियल 0 पे भी कीप लाइव मिल रहा है, इसका मतलब है इसके ऑपोजिट कोई एक्टिव, कोई जिंदा डिवाइस मौजूद है, लिहाजा मुझे भी अपने इस लिंक को अप रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से ये कीप लाइव आना बंद हो जाए, और वो वजह यही होगी कि एग्जामिनर कमांड देके बंद कर देता है, देयर इज ए कमांड, और आपको पता है बंद करने के लिए कमांड के शुरू में नो ही लिखना पड़ता है बस, ठीक है जी। कीप लाइव, लेट्स से आपने कीप लाइव 10 कॉन्फ़िगर करना है, कीप लाइव 10 यानी 10 सेकंड, इसकी कमांड क्या होगी? नहीं, कीप लाइव 10 रखना है तो कीप लाइव 10, और बंद करने के लिए नो कीप लाइव, ठीक है जी। तो नो कीप लाइव करेंगे बंद हो जाएगा ये, ठीक है। आप ठीक कह रहे थे, बंद करने के लिए ठीक कह रहे थे, लेकिन अगर आपने कीप लाइव 10 रखना है तो कीप लाइव 10, और कीप लाइव 10 रखने के लिए कीप लाइव 10 लिख लें या खाली कीप लाइव भी लिख लें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइम इसका 10 सेकंड ही होता है, दोनों चलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर एग्जामिनर ने बंद कर दिया है तो क्या होगा? ए पे बंद कर दिया जी, तो राउटर बी का सीरियल 0 कीप लाइव रिसीव नहीं करेगा। बी कहेगा मेरे इस इंटरफेस के साथ कोई डिवाइस ही कनेक्टेड नहीं है, तो लिहाजा मुझे इसे अप रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे डाउन कर देता हूं। और वो डाउन करके पता किस स्टेट में ले जाएगा इसको? इसमें कहेगा हार्डवेयर तो ठीक है लेकिन लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन हो तो इस इंटरफेस से किसी किस्म की फॉरवर्डिंग नहीं हो सकती। आप कहेंगे आप रहने ना क्या है, क्या जाता है? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये राउटर मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट करेगा ना, तो वो इस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर जाएगी और जाके रिसोर्सेज आया करेगी। हर वो इंटरफेस जो आप पे है, ट्रैफिक वहां से बाहर निकलेगी, ब्रॉडकास्ट भी और मल्टीकास्ट भी। और इस इंटरफेस पे अगर कोई कनेक्टेड ही नहीं है तो इस इंटरफेस को कुछ चीज फॉरवर्ड करने की जरूरत है नहीं, बिला वजह रिसोर्सेज जाया करेंगे। तो जो इंटरफेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें डाउन ही हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो लिहाजा एक रीजन ये है कीप लाइव की, और ये कीप लाइव अब हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फैक्ट्री से ये 10 सेकंड का इंटरवल कॉन्फ़िगर होके ही आता है। एग्जामिनर बंद कर दे तो अलग बात है, फिर आपको पता भी लग जाएगा। आपको भी मैं कमांड दिखाता हूं कि कैसे पता लगता है, आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। दूसरा पैरामीटर क्या है? एनकैप्सुलेशन मिसमैच। ये वैन के केस में प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एचडीएलसी, पीपीपी, फ्रेम रिले। एचडीएलसी और पीपीपी की क्या अहमियत है?
हमने जिंदगी में नहीं कभी बात की होगी। नहीं नहीं, एचडीएलसी और पीपीपी, फ्रेम रिले और ईथरनेट। शुक्र है कोई कुछ तो बोला। क्या क्या कह रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट? हाँ, क्या पॉइंट टू पॉइंट? आज भी बात हुई थी शायद। नेटवर्क बिहेवियर दो होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट की पहचान क्या है? डेफिनेशन तो ये है मैक्सिमम दो डिवाइसेस होंगी, ठीक है? नहीं, मैक्सिमम दो या दो से ज्यादा मल्टी एक्सेस, मल्टी एक्सेस दो से या दो से ज्यादा, पॉइंट टू पॉइंट मैक्सिमम टू। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की पहचान क्या है? एचडीएलसी और पीपीपी। अगर ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट है, और अगर आप फ्रेम रिले या इथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टी एक्सेस है, ठीक है जी। तो एनकैप्सुलेशन हमारी वैन के केस में एचडीएलसी भी हो सकती है, पीपीपी भी हो सकती है, और फ्रेम रिले भी। यहां पे लिखा हुआ है एनकैप्सुलेशन मिसमैच, ठीक है? मैंने एक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, हम मनसब वाला। जो एनकैप्सुलेट करता है, डीकैप्सुलेट भी उसी को करना चाहिए। अगर राउटर ए के सीरियल 0 पे प्रोटोकॉल एचडीएलसी है तो दूसरी तरफ भी एचडीएलसी होना चाहिए। एक तरफ पीपीपी है तो दूसरी तरफ भी पीपीपी होना चाहिए। एक तरफ फ्रेम रिले है तो दूसरी तरफ भी फ्रेम रिले होना चाहिए। अगर आप एक तरफ एचडीएलसी और दूसरी तरफ पीपीपी कर देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एनकैप्सुलेशन मिसमैच। और ऐसा होने, अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा? लिंक अप ही नहीं होना, डाउन। हार्डवेयर अप, लाइन प्रोटोकॉल डाउन। तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है, आमने सामने इनका सेम होना जरूरी है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, क्लॉक रेट एट डीसीई नॉट सेट। आज ही हमने इस पे बात की है कि जो डीसीई इंटरफेस होता है उस पे क्या करना होता है? क्लॉक रेट का सेट होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपका वो जो फील्ड इंजीनियर आपके घर वो सीपी इंस्टॉल करने आया है और वो डीसीई पे क्लॉक रेट अगर कॉन्फ़िगर करना भूल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगी, जितनी फिजिकली पॉसिबल होगी क्या उतनी बैंडविड्थ आपको मिल जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गलती से भी नहीं हो सकती। क्यों? ये लाइन तो पढ़े, अगर डीसी पे क्लॉक रेट सेट ना हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा? लिंक ने आप ही नहीं होना। लिंक उस वक्त तक अप ही नहीं होगा जब तक कि डीसी पे क्लॉक रेट सेट ना हो। हाँ, ये हो सकता है गलत कॉन्फ़िगर हो जाए, रखना 1 एमबीपीएस था 2 एमबीपीएस रख दिया, रखना 2 था रख 1 दिया। ये गलती से आपको फायदा या नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर क्लॉक रेट जो है वो कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ तो तब तक तो आपका लिंक ही नहीं आप होना, ठीक है जी। तो डीसी पे क्लॉक रेट का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। अगर नहीं कॉन्फ़िगर होगा तो लिंक अप नहीं होगा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जिस इंटरफेस पे डीसीई कनेक्टर डिटेक्ट होता है ना, उस पे 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का क्लॉक रेट बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है। 2 एमबीपीएस का क्लॉक रेट बाय ऑटो में कॉन्फ़िगर हो जाता है, डायनामिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है, हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है आज के दौर में अगर हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो कीप लाइव 10 सेकंड पहले से सेट हुआ है दोनों तरफ, हमें जरूरत ही नहीं। जहां डीसी होगा वहां 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का क्लॉक रेट भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और एनकैप्सुलेशन की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा एचडीएलसी फैक्ट्री से सेट होके आता है। उसकी वजह यह है एचडीएलसी सिस्को की अपनी एनकैप्सुलेशन है। एचडीएलसी सिस्को का अपना वैन प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को ने बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया होता है। तो आमने सामने अगर आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ा नहीं है तो ए वाली साइड पे भी एचडीएलसी होगा और बी वाली साइड पे भी एचडीएलसी होगा और एनकैप्सुलेशन मिसमैच नहीं होगी। तो लिहाजा इन तीनों से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें, सिखा तो मैं दूंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, लेकिन ये तीनों चीजें आपके रास्ते में आएंगी नहीं। कीप लाइव 10 सेकंड है बाय डिफॉल्ट, वो चल रहा होगा। एनकैप्सुलेशन एचडीएलसी है, आपने अगर पीपीपी करना है तो कर ले, लेकिन दोनों साइडों, एक साइड पे एचडीएलसी और एक पे पीपीपी हुआ तो लिंक अप नहीं होगा। क्लॉक रेट बाय डिफॉल्ट डीसी पे 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का कॉन्फ़िगर्ड है। आपके लिए काफी है तो ठीक है, आपने बढ़ाना है तो बढ़ा लें, घटाना है तो घटा लें, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से आपका लिंक नहीं अप होगा। 2 मेगाबिट्स पर सेकंड से लिंक अप हो जाता है।
डीसी पे क्लॉक रेट होना चाहिए, वैल्यू जो मर्जी हो, ठीक है। तो वैन इंटरफेस में बदतरीन केस जो है उसमें क्या हो सकता है, 4 काम करने पड़ सकते हैं। नो शटडाउन तो करना ही करना है, उसके साथ आपको कीप अलाइव भी कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है, उसके साथ आपको एनकैप्सुलेशन भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ सकती है, और उसके साथ आपको क्लॉक रेट भी डीसी पे कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। तो ये 4 चीजें मैक्सिमम। 5वां आईपी एड्रेस, वो लिंक अप करने के लिए नहीं आप देते, वो तो कम्युनिकेशन के लिए देते। तो 5वीं चीज आईपी एड्रेस है। तो वैन पोर्ट के ऊपर मैक्सिमम 5 चीजें हैं, नो शटडाउन, कीप अलाइव, क्लॉक रेट, एनकैप्सुलेशन, और फिर 5वां आईपी एड्रेस। अच्छा, इनकी तरतीब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस मर्जी तरतीब से कॉन्फ़िगर कर लें, पहले आईपी दे दें, फिर कीप अलाइव कर लें, फिर नो शटडाउन कर लें, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। लीजिए अब ये सारे काम मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाता हूं और कॉन्फ़िगर करके भी दिखाता हूं। सबसे पहला काम लीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबने याद रखनी है। ये पहली लैब है जिसमें आप 2 राउटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इनको होस्ट नेम असाइन कर लेना है, ठीक है जी। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, होस्ट नेम असाइन कर रहे हैं जी। और उसकी वजह क्या है, अच्छा मुझे अब ये आपको कमांडें दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ऑलरेडी पता है। अब तो सिर्फ ये कहना चाहिए होस्ट नेम ये रख दो, तो आपको रख देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, ठीक है जी। तो राउटर ए का होस्ट नेम अब हमने ए रख दिया। राउटर बी, उस पे जाते हैं, और राउटर बी का मैं होस्ट नेम क्या रखने लगा हूं, बी, ठीक है जी। होस्ट नेम राउटर बी का हम बी रख लेंगे। नो किया, इनेबल मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और होस्ट नेम बी। डू राइट कर दूं, डू राइट से क्या होता है, सेव हो जाता है, डू राइट से सेव हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब इसलिए इस भरोसे पे चल रहा हूं, मैंने तो अपनी तरफ से कल रिवीजन भी करा दी थी, इसलिए जरा मैं तो और तरह से सोच रहा हूँ कि ये तो अब पता ही है सबको, ठीक है। तो दोनों का होस्ट नेम, एक का ए और एक का बी। अगर आपने होस्ट नेम ना रखा और बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम हुआ राउटर, तो पता है आपसे क्या होना है, आपने ए वाली कॉन्फ़िगरेशन बी पे और बी वाली ए पे कर रहा होना है। और अक्सर आपके साथ ये भी होगा कि आप एक ही राउटर को 2 दफा कॉन्फ़िगर करके समझेंगे मैंने राउटर ए और बी कॉन्फ़िगर कर लिया। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले दोनों का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो एक का होस्ट नेम ए और एक का होस्ट नेम बी हो चुका है, ठीक है। आप लोगों ने भी कर लिए। अच्छा, ये आप पे ना कोई कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से कि ये लैब आप यहां करके जाएं। अगर आपको लगता है कि क्लास में सिर्फ आप समझ लें और बाद में वीडियो देख के आप लैब कर लें, तो आप बाद में भी जाके कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है ये, जिस दिन होगी उस दिन बताऊंगा। अगर कोई लैब टेस्ट हुआ है, अगर क्लास की असाइनमेंट हुई, तो उस दिन तो फिर वो हम ले लेंगे उस तरीके से आपकी असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन अभी आप पे पाबंदी नहीं है, आप सिर्फ फोकस करके समझ लें, काफी है। अच्छा जी, मैं इस वक्त राउटर बी पे हूं और हमारा फोकस वैन लिंक पे है सिर्फ अभी, और वैन इंटरफेसेस पे है। कमांड दे रहा हूं जी, शो इंटरफेसेस। मैंने आपको कहा था ये कमांड भी चल जाएगी, एंटर करें तो ये सारे इंटरफेसेस दिखाएगा। मुझे नहीं देखने सारे इंटरफेसेस, मैं कहता हूं जी सीरियल 000। सीरियल पूरा भी लिखा जा सकता है और खाली एस भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। ये कमांड इस तरह भी लिखी जा सकती है, शॉर्ट, इंतहाई शॉर्टकट, शो INTS000। बल्कि मैं तो कहूंगा यही लिखें आप, अगर टाइपिंग स्पीड किसी की अच्छी नहीं है शॉर्टकट यूज कर लें। और इसको करने लगे अब हम एंटर, शो इंटरफेसेस सीरियल 000। एंटर करूंगा, खतरनाक सी खौफनाक सी आउटपुट आएगी। सब सारी चीजें देख के डरने की कतन कोई जरूरत नहीं है। जो अभी हमारे से रेलेवेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे। ये आउटपुट जी मैंने उठा के आपके नोट्स में रख दिया है, और इसका साइज भी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि दूर बैठे लोगों को भी ठीक से नजर आए। इसमें सबसे पहले तो जी ये कमांड एग्जीक्यूट की हमने, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन, ठीक हो गया। उसके बाद एनकैप्सुलेशन क्या है, HDL। उसके बाद कीप अलाइव क्या है, 10 सेकेंड। इसका मतलब है
एनकैप्सुलेशन और कीप लाइव तो इस कमांड से वेरीफाई हो जाता है, और शट डाउन या नो शट डाउन का भी पता लग जाता है। साफ पता लग रहा है ये शट डाउन है, ये शट डाउन हुआ हुआ है। तो तीन चीजें मुझे पता लग गई हैं, ये शट डाउन हुआ हुआ है, इसकी एनकैप्सुलेशन एचडीएलसी है, इसका कीप अलाइव 10 सेकंड कॉन्फ़िगर्ड है। अगर इसका है तो सामने वाले का भी होगा, क्योंकि ये भी फैक्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन है और उस पे भी फैक्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन ही नजर आ रही। भाई ये वाली कमांड है, आप लोग भी चला के देखना चाहें और ये इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो देख लें। जिन चीजों को मैंने हाईलाइट नहीं किया उन पे अभी तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जब उनको पढ़ लेंगे या हमारे काम आएंगे तो फिर देखेंगे। शो इंटरफेस सीरियल 000, ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा जी, इसके बाद ये राउटर भी है। आप कहेंगे सर वो क्लॉक रेट का नहीं पता लगा, इसमें वो नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके राउटर पे DTE कनेक्टर लगा हुआ है या DCE, वो कैसे पता लगेगा? एक तो आप कहेंगे हमें याद है, हमने खुद लगाया। दूसरा, आप फिजिकल राउटर की भी बात करें तो फिजिकल राउटर पे उसके ऊपर लिखा हुआ है DCE है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर जब वो ये रैक में लग जाते हैं ना राउटर, तो काफी सारी डिवाइसेस होंगी, ढेर सारी केबल्स होंगी, तो मैस पूरा बना होगा एक, उस मैस के अंदर से गुंजन डले होंगे, उसमें केबल का कनेक्टर के ऊपर से पढ़ के बताना कि DTE है या DCE मुश्किल हो जाता है। तो क्या कोई कमांड नहीं है जिससे पता लग जाए कि इंटरफेस DCE है या DTE है? और अगर DCE है तो इसके ऊपर क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर्ड भी है या नहीं है? तो इसकी कमांड मौजूद है अलग से, वो कमांड में यहां पे देता हूं जी राउटर बी पे, और कमांड है शो कंट्रोलर्स, शो कंट्रोलर्स सीरियल 000। इंटरफेस जो है ना वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ सीरियल 000 की चाहिए। शो कंट्रोलर सीरियल 000, ये कमांड और इसकी जो आपने आउटपुट नोट करनी है, जो हमारे काम की चीज है, वो मैं इस इधर ले आता हूं और इसको अब आराम से आप देख लें। ये ले शो कंट्रोलर्स सीरियल 000, और इसके ऊपर मैं अंग्रेजी में ये भी टाइप कर देता हूं कि ये कमांड आपको क्या बताती है। ठीक है जी, हाउ टू वेरीफाई केबल टाइप एंड क्लॉक रेट, और उसका जवाब नीचे है। केबल की टाइप DTE है या DCE है, ये कैसे पता लगता है? और उस पर क्लॉक रेट है भी या नहीं है, और अगर है तो क्या है, वो कैसे पता लगता है? ये इसकी आउटपुट की तीसरी लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है, DCEV.35 केबल, और आगे क्या जी, क्लॉक रेट कितना है, 2 के बाद 6 जीरो का मतलब 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड। DCEV.35, क्लॉक रेट 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो कीप लाइव कॉन्फ़िगर है कि नहीं है 10 सेकंड। एनकैप्सुलेशन HDLC है या नहीं है? DC पे क्लॉक रेट है या नहीं है? इसका मतलब है कीप लाइव का भी प्रॉब्लम नहीं है कि HDLC एनकैप्सुलेशन भी मिसमैच नहीं है, और क्लॉक रेट भी DC पे कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन लिंक एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तो मसला सिर्फ एक ही है, शट डाउन हुआ और आपको नो शट डाउन करना है। 4 मसाइल में से मसला एक ही है इस वक्त। ठीक है जी, तो आप उस एक मसले को ठीक कर लें, आपका लिंक अब तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है ना कि सर अगर कीप लाइव का मसला होता तो कैसे ठीक करते? एनकैप्सुलेशन अगर मुझे चेंज करनी होती तो कैसे करते? और डीसी पे अगर क्लॉक रेट चेंज करना होता तो कैसे करते? तो सारे काम आपको इकट्ठे सिखा देता हूं। हम इस वक्त राउटर बी पे है ना, राउटर बी DCE वाली साइड ही है ना, इस पे क्लॉक रेट भी कॉन्फ़िगर होना है, सब कुछ इधर ही होना है। तो कमांड जरा नोट करते जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, बदतरीन केस में क्या होगा वो देखते हैं। मैं इस वक्त ग्लोबल मोड में हूं, कीप लाइव भी इंटरफेस का ही होता है, एनकैप्सुलेशन भी इंटरफेस की है, क्लॉक रेट भी इंटरफेस का ही है, शट नो शट भी इंटरफेस को ही करते हैं, और आईपी एड्रेस भी इंटरफेस का ही होता है। तो फिर इंटरफेस में पहले तो चले जाना चाहिए ना। कौन सा इंटरफेस? सीरियल 000। ये मैं कहां पे आ गया हूं जी, इंटरफेस सीरियल 000। कल के लेक्चर के मुताबिक इंटरफेसिस पे डिस्क्रिप्शन देना बड़ी अच्छी बात होती है, तो यहां मैं लिख देता हूं कनेक्टेड टू राउटर ए। भाई
आप लोगों की शक्लों से मुझे 100% अंदाजा तो हो गया है कि कल वाले लेक्चर की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हुई, तो आप ना आज वो भी देख लीजिएगा, पहले बल्कि वो देखिएगा, फिर ये आज का लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हम अपने लिए देते हैं, अपने फायदे, इससे राउटर का कोई लेना देना नहीं। आप ना भी देते, राउटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है जी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कीप लाइव। कीप लाइव की कमांड क्या होगी? कीप लाइव लिख लें, कीप लाइव, क्वेश्चन मार्क करें। कैरेज रिटर्न की भी ऑप्शन है, यानी मैं कमांड एज इट इज टाइप कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट ये 10 सेकंड ही होगा। उसने आपको रेंज दी हुई है 0 से 30 की, इसके दरमियान आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 10 होता है और मैं डिफॉल्ट को चेंज नहीं कर रहा, तो कीप लाइव 10। अगर चेंज करना हो तो भाई ये कमांड है, कीप लाइव 10। तो आप वही बात है ना, अगर कीप लाइव ना कॉन्फ़िगर हो तो आप इस कमांड से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन की कमांड क्या होगी? एनकैप्सुलेशन। इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो कितनी ऑप्शन होंगी? 3, HDLC, PPP और फ्रेम रिले। कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क, वही नजर आ रही थी, फ्रेम रिले, HDLC और PPP। आपने अगर PPP करना है आप शौक से करें, कर सकते हैं, लेकिन ख्याल किस बात का रखना होगा, अगर इधर PPP किया तो फिर सामने भी PPP करना पड़ेगा। कर लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी इसको HDLC रहने देते हैं जो डिफॉल्ट है। कीप लाइव भी मैंने 10 ही रख दिया जो डिफॉल्ट होता है। एनकैप्सुलेशन भी जो डिफॉल्ट वाली है मैंने वही रहने दी, चेंज नहीं की। पहले भी HDLC आप दोबारा कमांड दे भी देंगे ना तो वो ये नहीं कहेगा ओहो मेरा तो पेट पहले बड़ा हुआ था, ओवर ईटिंग हो गई, उल्टियां ना आ जाए मुझे, कोई मसला नहीं। एनकैप्सुलेशन HDLC पहले भी है, आपने फिर HDLC कर दिया, नो प्रॉब्लम, HDLC स्क्वायर नहीं हो जाएगा, HDLC रहेगा। क्लॉक रेट। क्लॉक रेट की क्या कमांड होगी? क्लॉक रेट। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है, क्लॉक अलग है, फिर स्पेस है, फिर रेट है। क्लॉक स्पेस रेट फिर स्पेस, और आगे जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं रख दें। मैं 4 के आगे 6 0 डाल देता हूं तो 4 मेगा हो गया ना। बाय डिफॉल्ट कितना था? 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, अब कितना हो गया? 4 मेगाबिट्स पर सेकंड। क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, वैल्यू ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंक के स्टेटस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी मैं इंटरफेस में आया और ये काम मैंने अब तक किए हैं, और ये मैं उठा के आपके नोट्स में लेके जा रहा हूं, और इसका यहाँ पे जरा फॉन्ट और बेहतर हो जाएगा ताकि अगर कोई दूर बैठा हुआ है उसे दिख नहीं रहा तो अब ठीक से नजर भी आ जाएगा, ठीक है जी। एक कमांड, दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी। जो कमांड्स मैंने एंटर की हैं जी वो ये हैं 1 2 3 4 और ये 5। इंटरफेस में गया, डिस्क्रिप्शन दी, कीप अलाइव कॉन्फ़िगर किया, एनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर की, और क्लॉक रेट को 4 मेगाबिट्स पर सेकंड कर दिया। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, वो आप अपने लिए देते हैं, ठीक। लेकिन लिंक तो आप नहीं हुआ इससे, क्योंकि जो असल मसला था वो तो ठीक नहीं किया आपने, नो शटडाउन। तो ये कमांडें नोट कर ली हैं, वैसे भी आपके नोट्स में आई गई है, ठीक है। तो अब आखिरी काम जी जो असल है बेसिकली जिसकी जरूरत थी, और वो है नो शटडाउन। नो शटडाउन करते ही ये लिंक अप होगा कि डाउन ही रहेगा? इधर नो शटडाउन करते ही आप कह रहे हैं लिंक अप हो जाएगा, दोबारा सोच लें जरा। आप राउटर बी पे हैं, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर मैं बी पे नो शटडाउन करूंगा तो ये कौन सा वाला सिनेरियो बन जाएगा? आप पे तो नो शटडाउन हो गया, लेकिन सामने वाले पे शटडाउन है। सामने वाला अभी भी चौथी स्टेट में, और आप पता किस में चले जाएंगे? चौथी से निकल के तीसरी में, क्योंकि अब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन तो है नहीं, लेकिन डाउन फिर भी है क्योंकि सामने वाली साइड डाउन है। तो आप चौथी से तीसरी में जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये कमांड एंटर करने लगा जी मैं, ये एंटर, ये एक लॉग मैसेज आया, लॉग मैसेज, और क्या लिखा हुआ? कहता है चेंज स्टेट टू डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से डाउन हो गया। ये डू की कमांड यूज हो सकती है, डू शो
इंटरफेस सीरियल 000, शॉर्टकट में लिखा है डू शो इंटरफेस सीरियल 000। ये भी आपके नोट्स में ऐड कर रहा हूं। ये नो शट डाउन करने के बाद आगे क्या हुआ ये ले, ये इसके नीचे आ जाएगा। एंटर करने लगो जी, ये एंटर किया। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना ही अभी आपने नोट करना है। चले यहां तक ले आते हैं। कोई वो मैसेज चेंज हुआ ऊपर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से डाउन हो गई, चौथी से तीसरी में चला गया, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, सामने वाले का है। तो कैसे ठीक करूं इसको? सामने वाले राउटर पे जाएं, राउटर ए पे आ जाते हैं जी। राउटर ए पे आने के बाद अच्छा, अब मुझे पता है यहाँ इनकैप्सुलेशन HDLC है, कीप लाइव 10 है, क्लॉक रेट यहाँ देना नहीं है क्योंकि ये DTE है। एक ही काम करना है, वो कर लेते हैं। इंटरफेस सीरियल 000, इंटरफेस सीरियल 00। क्या करने आए इधर? नो शट डाउन, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं। 2 लॉग मैसेज आएंगे यहाँ पे और दूसरी तरफ भी आएंगे, दोनों राउटर्स पे, एक नहीं 2 लॉग मैसेज। पहले आया है हार्डवेयर स्टेट अप हो गई है, फिर नीचे आया है लाइन प्रोटोकॉल भी जो है इसका वो अप हो गया, यानी अप एंड अप। तो दूसरा देर से क्यों आया? कीप लाइव 10 सेकंड में एक्सचेंज होता है। तो जैसे ही दोनों तरफ से कीप लाइव एक्सचेंज हुआ, उसने कहा मेरे सामने एक्टिव डिवाइस है, आप कर लो इसको। ठीक है जी। तो ये भी आपके नोट्स में जा रहा है ताकि पूरी लैब तरतीब के साथ जो है वो आपके पास आ जाए। ठीक है जी। तो आपका लिंक अब अप हो चुका है। भाई ये नहीं हो सकता एक साइड से लिंक अप और दूसरी तरफ से डाउन हुआ हो। डाउन होगा तो दोनों तरफ डाउन होगा, अप होगा तो दोनों तरफ अप होगा। अगर राउटर ए पे ये मैसेज आ गया और राउटर ए पे डू शो इंटरफेस सीरियल 00 करके भी देख ले, आपको कौन सी स्टेट अब नजर आ रही है? टॉप पे देखें, अप एंड अप, ये। और सेम यही चीज अब आपको राउटर बी में भी नजर आ रही होगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, ये राउटर बी पे आए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये नहीं हो सकता कि लिंक जो है आधा डाउन और आधा अप है। डू शो इंटरफेस सीरियल 000। तो यहां भी अब आप पहली लाइन इसकी देखें तो अप एंड अप ही नजर आ रहा है आपको। तो दोनों साइडों से लिंक अप एंड अप आप देख सकते हैं। तो ये वैन लिंक आपका अप हो गया। वैन लिंक कॉन्फ़िगर करने का यही तरीका है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब हवावे में भी होगा, 19-20 का फर्क है। पैरामीटर्स यही होते हैं, पैरामीटर्स यही होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जी वैन लिंक, जो कि मुश्किल था इन दोनों में, लैन और वैन में काम ज्यादा करना पड़ सकता है आपको, तो बाकी इजी है। अच्छा, क्या अब इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन भी हो जाएगी? नहीं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया आपने। ठीक है जी। तो आईपी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये डायग्राम हम नहीं बनाई है ना, और हमें पता है ना कि किस इंटरफेस पे क्या आईपी देना है, पता है हमें। ठीक है जी। तो ये इन दोनों वैन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस भी दे देते हैं। ये मैं कौन से मोड में हूं? इंटरफेस में। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, आईपी राउटर का नहीं होता, उसके इंटरफेस का होता है। तो इंटरफेस पे अब आप आईपी एड्रेस भी दे दें। राउटर ए का इंटरफेस सीरियल 000 का आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस की कमांड आईपी एड्रेस। और अगर IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो तो क्या कमांड होती? IPv6 एड्रेस। आईपी एड्रेस की आईपी एड्रेस और IPv6 एड्रेस की IPv6 एड्रेस। कल के लेक्चर में हमने IPv4 और IPv6 इंटरफेस पे दोनों ही कॉन्फ़िगर किए थे। ठीक है जी। तो मैंने दोबारा कर लेते हैं जी। आईपी एड्रेस क्या आईपी सोचा था इसका? 1.1.1.1। आईपी एड्रेस बगैर सबनेट मास्क या प्रीफिक्स लेंथ के कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो पहले आपने आईपी देना है, फिर आपने स्पेस देनी है, फिर आप क्वेश्चन मार्क कर लें। आगे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि आप सबनेट मास्क दे सकते हैं या प्रीफिक्स लेंथ दे सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ एक ही है, सबनेट मास्क। तो क्लास ए का सबनेट मास्क यही होता है ना, 255.0.0.0। एंटर। आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। आईपी एड्रेस की कमांड आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस फिर आईपी फिर स्पेस 255.0.0.0। ये हर एक के बाद स्पेस है।
आईपी के बाद भी एड्रेस के बाद भी आईपी एड्रेस पर लिखा, फिर स्पेस और फिर सबनेट मास्क। ठीक है जी, इसको कॉपी कर देते हैं आपके नोट्स में। तो राउटर ए का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है, लेकिन कम्युनिकेशन तो तब होगी जब दोनों तरफ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। अब राउटर बी का भी आईपी कॉन्फ़िगर कर दें, तो सेम तरीका, राउटर बी पे चलते हैं जी, और राउटर बी पे जाके आईपी एड्रेस इंटरफेस का होता है ना, क्या मैं ऑलरेडी इंटरफेस में नहीं हूं? इंटरफेस में हूं, तो दोबारा जानने की कोई जरूरत ही नहीं। दोबारा लिखेंगे आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस 1.1.1.2, यही आईपी सोचा हुआ था ना, ये आईपी 1.1.1.2 255.0.0.0। राउटर बी का भी आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। ये जितना काम अभी तक मैंने किया है, सेव नहीं किया इसको अब तक मैंने, ठीक है, सेव करना भी जरूरी है ताकि ये काम मुझे दोबारा ना करना पड़े। तो डू राइट कर लें, और अब खाली डू राइट करना भी काफी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका पैकेट ट्रेसर में बना है, उसको भी सेव करना जरूरी है। पहले राइट करें या डू राइट करें और फिर सेव करें। ठीक है जी, कर लेते हैं। आप लोगों ने भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिया है? गुड। तो कोई इतनी मुश्किल कमांड इसकी नहीं है। ठीक है जी, राउटर बी पे डू राइट, राउटर ए पे भी डू राइट, और अब ये पैकेट ट्रेसर में भी यहां से सेव या कंट्रोल एस कर ले, दोनों में से कोई एक काम। ये काम आपको अब दोबारा करना नहीं पड़ेगा। अब यहां पे एक सवाल है, सर ये जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, अगर आपने वेरीफाई करना है कि क्या आईपी है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो कमांड है जी शो इंटरफेसेस सीरियल 000, वही कमांड जो भी आप लिंक का स्टेटस देखने के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो ये देखें, इसमें आईपी ऐड हो गया, आईपी ऐड हो गया। तो एक ये वाली कमांड बड़ी यूजफुल है, ये आपको कीप अलाइव भी बता देती है, ये आपको एनकैप्सुलेशन भी बता देती है, ये आपको स्टेटस भी बता देती है आप पैकेट डाउन है, और ये कमांड आपको आईपी एड्रेस भी बता देगी। और ये कमांड अगर आपने डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर की हो तो डिस्क्रिप्शन भी दिखा देती है। डिस्क्रिप्शन मैंने राउटर बी पे दी थी, ए पे नहीं दी थी। बी पे जाके जरा देख लें आप, इधर करें शो इंटरफेस सीरियल 000, इसका आईपी आ रहा है नजर आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, स्टेटस भी पता लग रहा है, स्टेटस भी पता लग रहा है, कीप अलाइव भी नजर आ रहा है 10 सेकेंड है, एनकैप्सुलेशन भी नजर आ रही है, एचडीएलसी है। लेकिन सिर्फ डीटीई और डीसीई के लिए कमांड अलग है, शो कंट्रोलर्स। सारी चीजें यहां से वेरीफाई हो जाती हैं, सिर्फ क्लॉक रेट के लिए आपको शो कंट्रोलर की कमांड अलग से देनी पड़ेगी। तो आपका वैन लिंक कॉन्फ़िगर भी हो गया है, वैन लिंक वेरीफाई भी हो गया, उसके आईपी भी कॉन्फ़िगर हो गए, सेव भी हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की टेस्टिंग मैं आप लोगों को अभी करवाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा लैन सेगमेंट है उसे भी कॉन्फ़िगर कर लें। लैन ज्यादा आसान होता है जी, लैन की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आसान है। ये जो फास्ट ईथरनेट या गीगा ईथरनेट या ईथरनेट पोर्ट्स है, इनके साथ तो स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर केबल लगती है ना, वही लगती है। उसमें डीटीई और डीसीई होता है नहीं, उसमें क्लॉक रेट की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होती। फास्ट ईथरनेट है तो उसका क्लॉक रेट 100 एमबीपीएस है, गीगा ईथरनेट है तो 1000 है, और उसकी बैंडविड्थ भी फिर वही होगी। ठीक है, तो कोई क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं होता लैन पोर्ट्स के ऊपर, लैन पोर्ट्स पे कोई क्लॉक रेट नहीं है। अच्छा, अब एनकैप्सुलेशन पे आ जाते हैं, यानी लेयर 2 प्रोटोकॉल। ईथरनेट का प्रोटोकॉल ईथरनेट ही है एंड दैट इज नॉट कॉन्फ़िगरेबल। ईथरनेट इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन की कमांड ही नहीं है, उससे भी जान छूट गई। यानी दो चीजें निकल गई, क्लॉक रेट भी नहीं है, एनकैप्सुलेशन भी नहीं। कीप अलाइव है, लेकिन वो तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर ही होता है 10 सेकंड, तो उसकी तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो पीछे सिर्फ एक ही चीज बची, नो शटडाउन। यानी लैन इंटरफेस को आप करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, नो शटडाउन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नो शटडाउन करके लिंक अप हो जाएगा, और कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस तो देना ही देना। दो काम करने, नो शटडाउन और आईपी एड्रेस। लैन पे नो शटडाउन और आईपी एड्रेस। राउटर ए का की पोर्ट कौन सी है? फास्ट ईथरनेट 0/0। राउटर ए की फास्ट ईथरनेट 0/0।
इसका आईपी क्या है 192.168.1.1। मैं ना आपके नोट्स जरा अच्छे बन जाए उनके लिए क्या करता हूं, ये राउटर ए को यहां से पकड़ते हैं जी, इतना हिस्सा ये लैन वाला, ये आपके नोट्स में मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो रेफरेंस आपके सामने हो कि क्या चीज कॉन्फ़िगर की गई है बेसिकली, ठीक है। ये आपकी डायग्राम आ गई। मैं अब राउटर ए का ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने लगा हूं जी, ये ठीक है। फास्ट ईथरनेट 00, आईपी क्या है इसका 192.168.1.1, ठीक है जी। तो चलें जी इस इंटरफेस पे चलते हैं, राउटर ए पे आया। इंटरफेस में जाना आता है आपको? कैसे जाते हैं? सबसे पहले इनेबल मोड से ग्लोबल मोड, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस, फिर फास्ट ईथरनेट 0/0। हम जिंदगी में कभी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 00 में गए हैं? हम कल गए थे और कल कुछ लोग नहीं थे, ठीक है। हम कल गए थे, आज अभी चले गए। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। अच्छा, क्या दो काम करने हैं, एक तो नो शटडाउन, दूसरा आईपी एड्रेस। और मैंने कहा था तरतीब मैटर नहीं करती, पहले आईपी दे दें। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, क्योंकि क्लास सी है तो क्लास सी वाला ही मास्क होगा। और अब करने के लिए सिर्फ नो शटडाउन, बस। वो देखिए नीचे दोनों स्टेट्स, हार्डवेयर और लाइन प्रोटोकॉल, दोनों के अप होने का लॉग मैसेज जो है वो आ गया है। और ये आपके नोट्स में मैं ऐड भी कर देता हूं इस पेज पे। क्योंकि मैंने इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन की है। तो जिस तरह राउटर ए की ये पोर्ट है, उसी तरह राउटर बी की भी तो सेम पोर्ट है ना जी, उसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस फर्क ये होगा वहां पे ये 2.1 होगा, 1.1 की बजाय 2.1। जो उसका आईपी है उधर वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। चलें राउटर बी पे, वो भी देख लेते हैं और जरा जल्दी जाएं। अच्छा, तो जरा ये डायग्राम में ना कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं। ये स्विच ए के साथ 4 लिंक हैं, चारों ही आप हैं। अब ये वाले 3 जो एंड डिवाइसेस के साथ हैं, ये पहले से ही अप थे, क्योंकि स्विच जो है वो तो प्लग एंड प्ले डिवाइस है। लेकिन राउटर वाला लिंक डाउन था, वो राउटर की वजह से डाउन था। जरा राउटर बी के साथ देखें, राउटर बी और स्विच के दरमियान वाला लिंक डाउन है, लेकिन बाकी अप है। तो ये लिंक राउटर बी की वजह से डाउन है, इसमें स्विच का कोई कसूर नहीं है। तो कैसे आप करें जी राउटर बी के फास्ट ईथरनेट को? राउटर बी पे जाएं, ठीक है जी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 और नो शट डाउन। ये लिंक भी आपका अप हो गया। राउटर बी का लैन सेगमेंट जो है, राउटर बी का जो लैन है वो भी हमने अप कर लिया। राउटर ए की एक लैन पोर्ट थी, एक वैन थी। राउटर ए की एक लैन, और दोनों ही कॉन्फ़िगर हो गई। राउटर बी की भी एक लैन पोर्ट थी और एक वैन थी, दोनों ही कॉन्फ़िगर हो गए। आईपी टेक्निकली 2 कमांडें चाहिए, आईपी एड्रेस और नो शटडाउन, बस, ठीक है जी। तो ये कमांडें आप देते जाएं, लिंक अप होते जाएंगे। और अब आप कम्युनिकेशन भी कराना चाहें इनकी, तो कम्युनिकेशन भी बिल्कुल होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये सारे लिंक आपको यहां पे अब अप नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये जो एंड डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस, अब ये तो काफी सारी हैं, इन पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है? नहीं, करने पड़ेंगे। आईपी कॉन्फ़िगर करने के 2 तरीके हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। आज तो हम स्टैटिक ही कर रहे हैं। स्टैटिक में तो हमें काम ज्यादा करना पड़ते तो मुश्किल लगता है ना, हमें भी लगेगा ही मुश्किल, ठीक है। एक है कि मैं इन सारी डिवाइसेस पे अब एक एक करके जाके आईपी खुद दूं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैं एक काम करता हूं,
मेरे लैन सेगमेंट में 3 डिवाइसेस हैं, इनमें से सिर्फ एक को आईपी दे देते हैं, अभी जरूरत भी एक की है, जब बाकियों की जरूरत होगी उन पे बाद में आईपी दे देंगे। ये जो पीसी 0 है मैं इस पे आया, ठीक है जी, इस पे आईपी कैसे देना स्टेप्स देख लें। ये इसको साथ रखता हूं इधर, डेस्कटॉप में गया, पहली ऑप्शन आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं बंद करके दोबारा दिखाता हूं। पीसी 0 पे क्लिक किया, ऑप्शन है फिजिकल कॉन्फ़िग और डेस्कटॉप, बाय डिफॉल्ट फिजिकल नजर आती है आपको, उसके साथ कॉन्फ़िग, उसके साथ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में आना है, थर्ड ऑप्शन डेस्कटॉप। इसमें सबसे पहली ऑप्शन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उस पे आ जाए। यहां आपके पास दो ऑप्शन है, डीएचसीपी और स्टैटिक, तो अभी हमने स्टैटिकली आईपी देना। आईपी एड्रेस वो लिखा हुआ है 192.168.1.2, पीसी 0 का आईपी हमने लिखा हुआ है कि हम ये देंगे। सबनेट मास्क जो डिफॉल्ट क्लास सी का होता है 255.255.255.0 वही रहेगा डिफॉल्ट गेटवे। इसका डिफॉल्ट गेटवे हमने बताना है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, राउटर ए का ये जो फास्ट ईथरनेट है, तो इसका आईपी क्या है 192.168.1.1। डिफॉल्ट गेटवे क्यों बताना होता है, डिफॉल्ट गेटवे आपके नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट होता है। अगर आपने दूसरे नेटवर्क में जाना है तो अपने नेटवर्क से बाहर निकलना होगा, ठीक है जी, दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है जी। तो आपको एग्जिट पॉइंट देना है। हमारी इस तस्वीर में चूंकि अब 3 नेटवर्क्स हैं, 2 लैन 1 वैन, तो वो इसीलिए है कि आपने डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करानी है, एक नेटवर्क से निकल के दूसरे में जाना है, तो लिहाजा आपको डिफॉल्ट गेटवे देना ही देना है, ठीक है जी। ये मैं अब जरा हाईलाइट कर देता हूं आपके नोट्स में कि ये स्टेप सारे क्या बने। जनाब ये डिवाइस थी जिसको आपने आईपी देना था, सबसे पहले आपने इस पे क्लिक किया, ये स्टेप 1 कर लेते हैं। फिर आपने इसमें डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, ये 2 हो गया। फिर आपने ये स्टैटिक वाली ऑप्शन सेलेक्ट की, ये 3 हो गया। फिर आपने आईपी दिया, फिर आपने मास्क दिया, और छठे नंबर पे आपने डिफॉल्ट गेटवे। इसमें कोई ओके या अप्लाई का बटन नहीं है, बस आप जैसे ही टाइप करते हैं ये कॉन्फ़िगर हो जाता है, जैसे ही टाइप करेंगे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा और सेव हो जाएगा। लेकिन पैकेट ट्रेसर में सेव करने के लिए कंट्रोल एस आपको करना पड़ेगा एक दफा, या सेव के बटन पे क्लिक आपको जरूर करना पड़ेगा। तो ये टोटल स्टेप्स थे जिससे आपने एंड डिवाइस को आईपी दे दी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो राउटर ए का लैन था ना, इसमें डिवाइसेस तो 3 थी, सिंबॉलिकली एक पे दे दिया है, तो बाकी 2 पे भी तो यही काम करना है। सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, ये चौथा स्टेप, यानी कि ये आईपी बदल जाएगा। एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी, ठीक है जी। अभी देने की जरूरत नहीं है, बाद में घर जाके अगर आप देना चाहें तो कर लीजिएगा। अच्छा एक काम और, ये जो ब्रांच बी है, ब्रांच बी में भी हमने ये काम करना है किसी एक डिवाइस को। यहां मैं पीसी 2 जो है इसका आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। इस पे क्लिक करें जी, पीसी 2 पे, डेस्कटॉप में आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.2, उसके बाद सबनेट मास्क, और उसके बाद इसका गेटवे 2.1 है, इसका गेटवे 2.1 है, राउटर बी का फास्ट ईथरनेट, ठीक है। बल्कि इसको इसी तरह ही कॉपी करते हैं जैसे कि मैंने दूसरे वाले को किया था। ये आ गया जी आपके नोट्स में, और सारे स्टेप्स में इधर भी हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है जी। ये डिवाइस है जी जिसको आईपी दिया है। पीसी 2 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, 1 2 और उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दैट्स इट। ये डिफॉल्ट गेटवे है, इसका भी और जो इधर डिवाइस है उसका भी, सही। तो मैंने क्या किया, दोनों लैन जो नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क, उधर एक एक सिस्टम को आईपी असाइन कर दिया। राउटर में भी आईपी कॉन्फ़िगर हो गए, लैन में भी आईपी कॉन्फ़िगर हो गए, एक एक डिवाइस, बाकी 2 रह गई हैं, उनकी अभी जरूरत नहीं, जब पड़ेगी तो दे देंगे। आईपी डायग्राम हमारे पास सेव्ड ही है, आइंदा भी सेव रहे। एक दफा फिर कंट्रोल एस, पीसी 2 पे अभी आईपी दिया ना, वो सेव नहीं था, अब हो गया, आइंदा नहीं मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा जब आप पैकेट ट्रेसर बंद भी करेंगे ना, ये आपसे दोबारा पूछेगा
कि अनसेव कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दूं, यस और नो, आप यस कर दीजिएगा, अगर कुछ रह भी गया हुआ तो सेव हो जाएगा। ठीक है जी, ले जी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, लिंक अप है, तो फिर इन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन भी तो होनी चाहिए। राउटर ए को बी से भी कम्युनिकेट करना चाहिए, राउटर ए को ये पीसी 0 से भी कम्युनिकेट, यानी पैकेट आने जाने चाहिए अब। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन का एंड रिजल्ट तो यही होना चाहिए था कि कम्युनिकेशन हो। तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक्चुअल डेटा उठाएं और वो फॉरवर्ड कर रहे हो। हम टेस्ट पैकेट्स भी भेज सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट पैकेट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट पैकेट्स के लिए याद रखिएगा, हमने तो नहीं घुस के राउटर में टेस्ट पैकेट बना लेने, डायनेमिकली बनेगा, कोई प्रोटोकॉल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टेस्ट पैकेट्स के लिए जो पूरी दुनिया में जो प्रोटोकॉल फेमस है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल ICMP, इसका ताल्लुक OSI या TCP/IP मॉडल की लेयर 3 के साथ है, यानी कि नेटवर्क लेयर के साथ है। ICMP इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये सवाल अक्सर इम्तिहानों में भी आता है। ICMP एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ICMP से क्या बनता है जी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में बहुत तरह तरह के पैकेट्स हैं, अलग अलग टाइप के पैकेट्स होते हैं। ठीक है जी, ICMP में तरह तरह के पैकेट्स होते हैं, हमें अभी उनमें से 2 पैकेट्स चाहिए। ICMP से क्या बनता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होते हैं, पैकेट्स। ठीक है, बहुत तरह के पैकेट में से हमें अभी सिर्फ 2 टाइप्स के पैकेट चाहिए। ठीक है जी, उनमें से एक पैकेट को कहते हैं ICMP टाइप 8 पैकेट, और एक है ICMP टाइप 0। ICMP टाइप 8, ICMP टाइप 0, इनके नाम भी हैं, नंबर भी हैं। अभी तो मैंने नंबर लिखे हैं, इनके नाम भी लिख देता हूं इनके सामने। ये जो ICMP टाइप 8 है, इसको कहते हैं ICMP एको मैसेज या एको पैकेट, और दूसरा जो है उसको कहते हैं ICMP एको रिप्लाई। ICMP एको रिप्लाई, यानी एको एंड एको रिप्लाई, एको एंड एको रिप्लाई। एको की टाइप 8 और रिप्लाई की 0। ICMP टाइप 8 एंड टाइप 0, एको एंड एको रिप्लाई। एको वो पैकेट है जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है, फिर डेस्टिनेशन इसको प्रोसेस करती है, फिर प्रोसेस करके इसका रिप्लाई वापस सोर्स को भेजती है। जाता एको है और आता एको रिप्लाई है। ठीक है जी, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने वाले पैकेट का नाम एको, डेस्टिनेशन पे पहुंच के प्रोसेस होगा और फिर वो उसका रिप्लाई वापस भेजेगी। सोर्स को अगर भेजे हुए एको का रिप्लाई वापस मिल जाए तो सोर्स कहता है ये लिंक अप है, सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है और कम्युनिकेशन हो रही है, लिंक बिल्कुल ठीक है, कनेक्टिविटी में कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक जा भी रही है और ट्रैफिक आ भी रही है। अच्छा, बेचारा ICMP और उसके पैकेट बिल्कुल मशहूर नहीं हो सके, कोई शोहरत नहीं मिली इनको। ये ICMP एको और एको रिप्लाई के लिए जो कमांड है वो आज बच्चे बच्चे को पता है, और उस कमांड का नाम है पिंग। पिंग का पता होता है सबको, पिंग करके देख लें। ठीक है, जब आप पिंग करते हैं तो होता क्या है, ICMP का एको जाता है, प्रोसेस होता है और उसका रिप्लाई वापस आ जाता है। रिप्लाई आ जाए तो आप कहते हैं सक्सेसफुल पिंग है, ना आए तो अनसक्सेसफुल पिंग है, ना आए तो आप कहते हैं जी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, या कनेक्शन ठीक नहीं है, या IP एड्रेस ठीक नहीं है, या कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू है। तो पिंग से होता क्या है, ICMP का एको जाता है और रिप्लाई वापस आता है। ठीक है, पिंग का सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है
इसका आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता। तो चलें जी, अब जरा पिंग करके हम भी देख लेते हैं। पिंग वेरिफिकेशन ही हुई ना फिर, तो वेरिफिकेशन के लिए तो यूजर मोड और इनेबल मोड ही होता है, ठीक है। तो राउटर ए पे आते हैं और राउटर ए के चले यूजर मोड पे भी कर सकता हूं, इनेबल मोड में भी कर सकते हैं। इनेबल मोड में आ गया, कमांड लिख रहा हूं पिंग, पिंग है ही कमांड, ठीक है। पिंग सोर्स जहां बैठे हुए हैं वो सोर्स है, और डेस्टिनेशन की पहचान डेस्टिनेशन का आईपी है। 1.1.1.2 किसका आईपी है? राउटर बी का। आप हैं कहां पे? ए पे, और आईपी किसका लिखा है? बी का। तो बी आपकी डेस्टिनेशन है, यानी आप ए को कह रहे हैं कि बी को आईसीएमपी का एको भेजो, भेज देते हैं, एंटर करते हैं जी, और इस आउटपुट को पहले आपके नोट्स में डाल दूं, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं कि ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। तो ये ले जनाब, ये आउटपुट आई है इसकी, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। जब मैंने लिखा पिंग 1.1.1.2 तो अगली लाइन में लिखा हुआ है टाइप एस्केप सीक्वेंस टू एबॉर्ट। सिस्को में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? नहीं, सिस्को में एस्केप सीक्वेंस याद है? वो कब इस्तेमाल करते थे? वो गलत कमांड टाइप हो जाए तो वो डीएनएस ढूंढना शुरू कर देता है। कंट्रोल शिफ्ट 6, कंट्रोल शिफ्ट 6, ये एस्केप सीक्वेंस या एबॉर्ट सीक्वेंस कहलाता है। आपको पता है आज आपका टेस्ट भी है, तो किसी बंदे का हो सकता है दिमाग उलट गया, उसने कहा ये जरा कमांड तो बताओ कौन सी है एस्केप सीक्वेंस। तो कंट्रोल शिफ्ट 6, हो सकता है आपको एक बंदा उलझाए, कंट्रोल ऑल्ट 6 या कंट्रोल शिफ्ट 6। तो कंट्रोल शिफ्ट 6, आपने साबित कदम रहना है, आपने डामाडोल नहीं होना। कंट्रोल शिफ्ट 6। मजे की बात यह है, ये सवाल आ भी गया फिर भी लोग गलत करेंगे, और मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा। वो कौन है आखिर? आपको पता है हर टेस्ट में कुछ लोग मिलते हैं ऐसे, हैरान कर देते हैं वो अपने रिजल्ट्स, ठीक है। पता नहीं उनके साथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है जी, जो यहां लिखा हुआ। तो कहता है पिंग जब हो रहा हो और आप इसको एस्केप करना चाहें, अबॉर्ट करना चाहें, दरमियान में रोकना चाहें, तो कंट्रोल शिफ्ट 6 दबा दीजिएगा। ये इसने हमें इंफॉर्मेशनल चीज एक बताई है, वेरी गुड, मेहरबानी उसकी। फिर कहता है सेंडिंग 5, मैं 5 भेज रहा हूं। भाई क्या 5 भेज रहे हो? 100 बाइट के आईसीएमपी एकोज, ठीक है जी। किसको? 1.1.1.2 को। तो इसने कितने एको मैसेज भेजे हैं? 5। इसने 5 एको मैसेजेस जो हैं वो भेजे हैं, इसने 5 एको मैसेजेस भेजे। किसको? 1.1. यानी फिर टोटल बाइट्स कितनी हो गई? अगर 100 बाइट का एक है तो 5 भेजे, 500 बाइट्स, 500 बाइट इसने भेजी है, ठीक है जी। टाइम आउट इज 2 सेकेंड, टाइम आउट इज 2 सेकेंड। ये क्या चीज है? जब आप एको भेजते हैं ना, तो फिर क्या किसका इंतजार करते हैं? रिप्लाई का। एको रिप्लाई का इंतजार, वो रिप्लाई मैक्सिमम आप 2 सेकंड करेंगे, यानी एको भेजने के बाद अब आप एको रिप्लाई का वेट करेंगे जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता, जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता जी। मेरा तो आज इरादा ही नहीं है ब्रेक देने का। हाँ हाँ करा ले उतनी देर, फिर उनको मैं साथ साथ अभी ये पढ़ ही रहे। अच्छा जी, ये एक लिस्ट है, अटेंडेंस ही है एक तरह की, ठीक है। तो इस पे आपने साइन करने अपने, कटिंग नहीं करनी, ध्यान से करने साइन, ठीक है जी। चलिए शुरू करा लें। तो अभी जब तक हम पढ़े और जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता उसके बाद ही हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक ही ब्रेक इतनी लंबी, आपने आगे ब्रेक ही, आपको पता है यार आपकी ना क्लास, हम भी वो हिसाब लगा रहे थे, बड़ी खुशकिस्मत क्लास है, जब से शुरू हुई है हिचकोले आई जा रहे हैं, ठीक है जी। अगले हफ्ते फिर छुट्टी है, नहीं संडे का मसला नहीं, संडे की वजह से छुट्टी नहीं होती, ठीक है जी। अशुरा की छुट्टियां हैं, ठीक है जी, तो वो अब इन्हीं दिनों में आ रहा है। तो आपकी ये है कि हम एक क्लास नहीं कर सकते, आपकी क्लासें तो होंगी तो वो 2 ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका वीक ही जो है वो 2 दिन का है, तो आधे वीक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी। तो मैं बता रहा हूं
हाँ हाँ ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम फाइनल अनाउंसमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर देंगे, ठीक है जी। 99.9999% चांस यही है कि दोनों ही छुट्टियां होंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि इनको आप अपने लिए गनीमत समझें। वो लोग जिन्होंने पहली दफा ये कोर्स पढ़ना शुरू किया, पहले इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़ी हुई, तो ये लैब्स को कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है, ठीक है जी। ये आप पूछ रहे हैं? अच्छा, तो करवाएं, आप शुरू करा दें, कर दें, चलें। अच्छा जी, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी ब्रेक नहीं है जी। आपने ना साइन दोनों शीटों पे करने हैं सारों ने, एक शीट यहाँ पे एक इनके पास है, तो दोनों। अच्छा, क्लास में 2 शीट्स दी गई हैं, ठीक है जी। तो आपने दोनों शीट तो आप इकट्ठी दोनों भेज देते ना, एक बंदा। अच्छा, आपने बस घुमाते रहना लोगों को, लगता है। चले, ये 2 शीट्स हैं जी, दोनों पे आपने साइन करने हैं। जो साइन कर रहे हैं वो साइन पे ध्यान दे, बाकी इधर देखें, ठीक है। तो सेंडिंग 5 100 बाइट के आईसीएमपी एकोज हैं जी, जो आपने 1.1.1.2 को भेजने हैं। बात हो रही थी टाइम आउट की। टाइम आउट इज 2 सेकेंड। टाइम आउट क्या है? जब आप एको भेजते हैं तो आप उसके रिप्लाई का वेट करते हैं, ठीक है जी। वो मैक्सिमम वेट 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड में अगर रिप्लाई ना आया तो आप उसे अनसक्सेसफुल पिंग डिक्लेयर कर देंगे। 2 सेकंड में जवाब आना जरूरी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको एको रिप्लाई नहीं आ जाता आप अगला एको नहीं भेजते। यानी एको भेजा, अब मैं अगला एको उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक कि रिप्लाई ना आ जाए या 2 सेकंड ना गुजर जाए। 2 सेकंड, मैं कहता हूं जी आधे मिली सेकंड में जवाब आ गया, एको रिप्लाई आ गया, आप फौरन अगला एको भेज देंगे। फिर जवाब आ गया, फौरन अगला एको भेज देंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर जवाब ना आए तो फिर 2 सेकंड रुकेंगे, फिर अगला एको भेजेंगे, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वेट फॉर एको रिप्लाई, इसको हम टाइम आउट कहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 2 सेकंड है। मैक्सिमम वेट फॉर एको रिप्लाई। नीचे आपको ये 5 एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहे हैं जो यहां सक्सेस को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है आपने 5 एको भेजे थे, पांचों का ही जवाब आ गया टाइम पे। सक्सेस रेट इज 100%, 5/5, ठीक है जी। तो 5 भेजे थे, पांचों का टाइमली, कोई भी 2 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जेन में ये भी आ सकता है, ये 100 बाइट में होता क्या है? ये 100 बाइट का जो डेटा है ये क्या होता है, आपको बता देता हूं जी। 100 में से 20 बाइट का आईपी हेडर या नेटवर्क लेयर हेडर होता है। नेटवर्क लेयर हेडर याद है, जो चिपकता है सेगमेंट के साथ तो पैकेट बन जाता है, वो 20 बाइट का है। इसको आईपी हेडर भी कहते हैं और नेटवर्क लेयर हेडर भी कहते हैं, ठीक है जी। आईपी हेडर या नेटवर्क लेयर हेडर, हेडर मीन इंफॉर्मेशन होती है उसमें नेटवर्क लेयर की। 8 बाइट का आईसीएमपी हेडर होता है, 8 बाइट का, यानी इस प्रोटोकॉल की अपनी भी तो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो 8 बाइट की होती है। हाँ जी, एको पैकेट है या एको रिप्लाई पैकेट है, तो ये 8 बाइट, तो टोटल कितना हो गया? 28। भाई 28 बाइट के तो प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन है इसमें। बाकी कितना बचा 100 में से? 72 बाइट्स। बाकी कितना रह गया? 72 बाइट। वैसे टेक्निकली तो 72 बाइट्स का कचरा ही होता है इसमें, गार्बेज, ठीक है। तो वो गार्बेज भी की एक शक्ल जरूर है। हेक्साडेसिमल नंबर से वाकिफ है आप? वही 0 से F तक, ठीक है जी। और 10 11 के लिए ABCD इस्तेमाल होता है। इसमें बाय डिफॉल्ट होता है जी ABCD। ये टोटल 4 हेक्साडेसिमल नंबर है ना, 4 हेक्साडेसिमल। हर हेक्साडेसिमल कितनी बिट का होता है? 4 बिट का। 2 हेक्साडेसिमल से 1 बाइट बन जाती है ना, ठीक है। तो यहां पे फिर 2 बाइट्स हो गई, एक बाइट ये और दूसरी बाइट ये 2 बाइट्स है। ABCD लिखने के लिए कितनी बाइट्स चाहिए? 2। ये चीज 36 दफा लिखी होती है। 36 दफा लिखा हो तो कितनी बाइट्स हो जाएंगी? 72। यानी 36 दफा ABCD 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 लिखा होता है। किसी को ये नहीं बड़ा शौक था ना 100 बाइट में पता नहीं क्या चला गया है, तो ये जाता है 36 दफा ABCD लिखा होता है इसमें, ठीक है जी। ओके, अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम चीज वो ये है
राउंड ट्रिप, यहां लिखा हुआ है राउंड ट्रिप, इसका पूरा नाम राउंड ट्रिप टाइम है, जिसको आरटीटी भी कहते हैं और लेटेंसी भी कहते हैं। मैं राउंड ट्रिप टाइम को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं इस क्लास में, ठीक है, आरटीटी को। और ये ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो, मोटरवे की एग्जांपल दे के, ठीक है जी, हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ। ये है क्या, 3 टाइम लेंथ्स का मजमुआ। एको को जाने में कितना वक्त लगा, प्लस डेस्टिनेशन पे उसे प्रोसेस होने में कितना वक्त लगा, प्लस वापसी में कितना वक्त लगा। एको के जाने का टाइम प्लस एको को प्रोसेस होने में कितना टारगेट प्रोसेसिंग डिले। ये लिखिएगा मत, पता है क्यों? पहले जो लिखा हुआ है उसका कोई फायदा हुआ है, इसका भी नहीं होगा, लिहाजा मत लिखें। ऑलरेडी है नोट्स में, डिटेल के साथ है। एको को जाने का टाइम, प्रोसेस होने का टाइम प्लस रिप्लाई वापस आने का टाइम, तीनों को ऐड कर लें तो बनता है राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी। यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। कितने एको भेजे आपने? 5। वो कहते हैं 5 में से एक ऐसा फुर्तीला एको था जो 3 मिली सेकेंड में, सिर्फ 3 मिली सेकेंड में जाके प्रोसेस होके रिप्लाई भी वापस आ गया उसका, 3 मिली सेकेंड, ठीक है जी। और एक वो कहते हैं ये मेरे जैसा है, बाकी दिखाओ ना तुम, अभी देखते हैं। अच्छा, उसके बाद उनमें एक ऐसा सुस्त भी था, वो मेरे जैसा होगा फिर, ठीक है जी, जो कि मैक्सिमम, जिसको यही काम करने में 31 मिली सेकेंड लगे। अब इस पे हम हैरान नहीं है, क्योंकि ये हमने स्टैब्लिश कर लिया हुआ है कि मैं ही अगर 5 दफा लाहौर से इस्लामाबाद जाऊं तो हर दफा मेरा टाइम सेम नहीं होगा। रास्ते में ट्रैफिक के लोड की वजह से, बढ़ने या कम होने की वजह से मेरा आरटीटी ऊपर नीचे हो सकता है। तो वही सूरत हाल यहां भी है। वो कहते हैं इनमें से एक ऐसा था जिसको यही काम करने में 31 मिली सेकेंड लगे, जाने में, प्रोसेस होने में और वापस आने में। अच्छा, अगर किसी का नाम नहीं है शीट के अंदर तो उसने शीट को खराब नहीं करना, नाम नीचे मेंशन नहीं करना, हमारे से पहले पूछ लेना है आपने, ठीक है? किसी बंदे को इस लिस्ट में अपना नाम नजर ना आए, ठीक है जी, तो आप अपना नाम खुद से दर्ज मत कर लीजिएगा, ठीक है जी, तो वो ये आपको गाइड कर देंगे उसमें, जिसका है वो साइन कर दे, ठीक है जी। ओके जी, तो 3, 31 और ये 18 दरमियान में है एवरेज। हर 5 है ना, हर एक को अपना अपना आरटीटी लगा होगा सबका, तो पांचों का आरटीटी ऐड करके 5 में तकसीम कर दें तो क्या निकलेगी? एवरेज। तो एवरेज राउंड ट्रिप टाइम कितना है जी इस लिंक का? 18 मिली सेकेंड, 18। यानी ये आउटपुट दिखा के अगर आपसे कोई पूछे ना इस लिंक का 100 बाइट के पैकेट के लिए राउंड ट्रिप टाइम या लेटेंसी कितनी है, तो जवाब होगा 18 मिली सेकेंड। इस लिंक की लेटेंसी 100 बाइट के पैकेट के लिए कितनी है? 18 मिली सेकेंड। अच्छा, ये अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होगा? ये कोई खुशी की बात है, कोई गम की बात है, कोई टेंशन लेनी है, या क्या चक्कर है? ठीक है जी, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं आजकल, अक्सर एप्लीकेशन, बिलखुसूस नेटवर्क एप्लीकेशन, तो चल ही सर्वर क्लाइंट मॉडल में रही है, ठीक है जी। तो उसमें जब एप्लीकेशन बनती है तो उस एप्लीकेशन का एक रिक्वायर्ड आरटीटी होता है या लेटेंसी होती है जो बता दी जाती है कि जनाब अगर क्लाइंट वाली साइड से कोई रिक्वेस्ट की जाए, सर्वर पे जाके प्रोसेस होके वापस आने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड आरटीटी है ना, दैट इज फॉर एग्जांपल 15 मिली सेकेंड। आपने अपनी ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर की हो सकती है, वो ये नादरा की हो सकती है, पासपोर्ट ऑफिस की हो सकती है, ठीक है जी। आपने नोट किया होगा अक्सर आप बैंक में जाएं तो उनकी लोकल मशीन पे तो आपका डेटा नहीं होता, सर्वर्स बड़े होंगे कहीं, ठीक है जी, कराची हेड ऑफिस में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वहां से आपकी डेटाबेस एक्सेस होती है। अक्सर वो आपको कहते हैं यार अभी सिस्टम नहीं आ रहा, आपको वेट कराते हैं, थोड़ा वेट कर लें, ठीक है जी। तो उसकी रीजन यही होती है कि जो उनको रिक्वायर्ड आरटीटी चाहिए वो मिल नहीं रहा होता, ये लेटेंसी ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो करते हैं तो दोबारा सिस्टम एक्सेस हो जाता है। तो जिसने भी एप्लीकेशन आपको डेवलप करके दिया है उसने आपको कहा जी 15 मिली सेकेंड है, अब उसके लिए बताएं ये वाला लिंक ठीक रहेगा, इसकी एवरेज कितनी है? 18। ये लिंक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहता है इसमें जाके प्रोसेस होने होके वापस आने में 18 मिली सेकेंड लगते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है 15 की,
यानी आपका लिंक इससे बेहतर होना चाहिए। आरटीटी जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है जी। तो ये आरटीटी कम कैसे करें, ये आरटीटी कम कैसे होता है, इसके दो तरीके हैं, दोनों बताए थे। या तो बैंडविड्थ बढ़ा लें, शेयर्ड बैंडविड्थ बढ़ा लें, या फिर सीआईआर पे चले जाएं, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, सड़क ही अपनी बनवा लें ताकि लोड आपको इंपैक्ट ही ना करे। याद आया, ठीक है। तो ये वही चीज है, ठीक है। तो वो आपको पता कैसे चलता है, इस तरीके से पता लगता है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी पिंग की कमांड का एनालिसिस था। पिंग की कमांड आपको ये इंफॉर्मेशन देती है। और अगर ये अच्छा ये 5 क्यों है, अगर पैकेट लॉस भी हो रहा है ना, यानी लिंक फ्लक्चुएट कर रहा है अप डाउन, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसमें पैकेट लॉस हो रहा है। तो पिंग से पैकेट लॉस भी पता लग जाता है, पिंग से कनेक्टिविटी का भी पता लग जाता है, और पिंग से लेटेंसी या राउंड ट्रिप टाइम का भी पता लग जाता है, ठीक है जी। तो ये पिंग की कमांड है। अच्छा, मैंने अभी किस राउटर से किसको पिंग किया है, राउटर ए से बी को पिंग किया, पिंग हो गया है, बड़ी खुशी की बात। अब मैं राउटर ए से पीसी 0 को पिंग करने लगा हूं, राउटर ए से पीसी 0 को पिंग करने लगा हूं। पिंग उसका आईपी क्या जी, 192.168.1.2। राउटर ए से पीसी 0 पिंग करने लगे हैं 192.168.1.2। पिंग किया, पिंग करने में पहला पैकेट ड्रॉप हो गया, लेकिन बाकी 4 नहीं हुए। आपका भी हुआ, कोई कर रहा है साथ लैब? शुरू में अक्सर लोग साथ ही होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाते हैं, ठीक है। पहला ड्रॉप आपका नहीं हुआ, मुझे तो लगता है पिंग ही नहीं हुआ। हो गया, पहला पैकेट भी ड्रॉप हुआ है? नहीं, आपका हो गया, पहला पैकेट ड्रॉप हो गया। तो बताया ऐसे बड़ी खुशी की बात है, वैसे खुशी ही की बात है, ठीक है जी। अगर पहला पैकेट ड्रॉप हो गया है तो गुड, अच्छी बात है। अच्छा, दोबारा पिंग करें, आप एरो की करें और दोबारा पिंग करें। अब नहीं हो, फिर दोबारा कर लें, आप एरो की एंटर, नहीं हो, फिर कर लें, यानी अब पिंग हो रहा है और पैकेट ड्रॉप नहीं हो। क्या इसको हम इग्नोर कर दें? कोई बात नहीं, हो ही जाता है जिंदगी में, नशेबो फराज तो आते हैं। कोई डक्का शक्का लगा होगा, खुल गया पैकेट्स का प्रेशर आया तो कोई मसला नहीं, बंदा अपने दिमाग को सुकून दे ही देता ना यार, कोई तो लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे अब, ठीक है। क्या वाकई इग्नोर कर देने की चीज है या इसके पीछे कोई साइंस है? इसके पीछे लंबी साइंस है, एवं नहीं ड्रॉप हुआ, वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन दर्दनाक नहीं है, सुननी पड़ेगी आपको, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी जरूरी है आपके लिए। अच्छा, जरा नोट करें, मैंने राउटर ए से राइट पे पिंग किया बी को, तो पहली दफा ही 100% पिंग हो गया, लेकिन राउटर ए के लेफ्ट पे जब पिंग किया मैंने, तो यहां पे पहली दफा पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है। ये राइट और लेफ्ट में स्विच के अलावा और क्या फर्क है? राइट और लेफ्ट में, राउटर ए के राइट पे क्या है और लेफ्ट पे क्या है? लैन और वैन। वैन में प्रोटोकॉल एचडीएलसी और लैन में ईथरनेट, यानी आप कह सकते हैं एक तरफ वैन प्रोटोकॉल है और एक तरफ ईथरनेट है। ये पहला पैकेट कहां पे ड्रॉप हुआ है? ईथरनेट में। ईथरनेट में पहली दफा आप जब किसी डेस्टिनेशन को पिंग करते हैं तो 99.99% चांस यही होते हैं कि पहली दफा पहला पैकेट ड्रॉप होगा, लेकिन बहुत कम ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफा पहला पैकेट ड्रॉप ना हो, और बहुत कम ऐसा भी हो सकता है कि 2 पैकेट ड्रॉप हो जाए, लेकिन ये 2 बहुत रेयर सिनेरियोज हैं, ठीक है जी, कि पहली दफा में ही 100% पिंग हो गया या पहली दफा 2 पैकेट ड्रॉप हो गए। एक पैकेट अमूमन ड्रॉप होता ही होता है। उसकी वजह क्या है? वजह सुन लें। ईथरनेट में कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस की बेस पे नहीं होती जी, मैक एड्रेस की बेस पे होती है। ईथरनेट में कम्युनिकेशन आईपी की बेस पे नहीं होती, बल्कि मैक की बेस पे होती है, ठीक है जी। आपने पिंग के आगे आईपी लिखा था कि मैक? हमने तो आईपी लिखा है, ठीक है जी। तो फिर क्या स्टोरी है? होता यह है कि आईपी और मैक को बाइंड किया जाता है। मैंने नहीं की है बाइंडिंग, हमने कब कराई है ये बाइंडिंग? आईपी और मैक आपस में क्या किए जाते हैं? बाइंड, ठीक है जी। हम आईपी ही लिखते हैं, लेकिन बैकएंड पे पैकेट जाता, यानी उसमें जो डेटा लिंक लेयर की फील्ड है ना, हेड, जो डेटा लिंक लेयर का हेडर है, वहां डेस्टिनेशन का मैक एंटर होना जरूरी है। क्यों? ये जो ईथरनेट स्विच है, ये फॉरवर्डिंग डिसीजन आईपी पे लेगा या मैक पे? मैक पे।
तो इसका मतलब है आपके पैकेट के अंदर लेयर 3 में तो आईपी होना चाहिए, लेकिन लेयर 2 में डेस्टिनेशन का मैक भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो ईथरनेट में फॉरवर्डिंग हमेशा मैक की बेस पे होती है। आपने पिंग के आगे मैक नहीं लिखा था, आईपी लिखा था, उसकी भी स्टोरी सुन ले। मैक आईपी के मुकाबले में मुश्किल आइडेंटिफायर आपने देखा हुआ है। ठीक है जी। मैक आईपी के बहुत मुश्किल नहीं है, IPv6 बहुत मुश्किल है, मैक बहुत नहीं, लेकिन आईपी के मुकाबले में मुश्किल है, बड़ा एड्रेस है। पिन के आगे मैक लिखना हो तो हमारा दिल नहीं चाहेगा, आईपी हम लिख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में हमारे नाम और रोल नंबर का रिलेशन है। हमारे नाम लंबे चौड़े होते हैं और याद रखना भी मुश्किल है, तो क्या किया जाता है, आसान आसान से रोल नंबर्स के साथ बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद थ्रू आउट आपकी हाजिरी भी रोल नंबर पे लगती है, आपका रिजल्ट भी रोल नंबर के ऊपर ही जो है वो लिखा जाता है, और आपका एक दफा रोल नंबर और नाम बाइंड कर दिया जाता है, उसके बाद इस्तेमाल रोल नंबर ही होता है। ईथरनेट में भी ऐसे ही है, एक दफा आईपी और मैक को बाइंड कर दिया जाता है, उसके बाद आप इस्तेमाल आईपी ही करते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाती मैक पे है। अब ये वाली बाइंडिंग, आईपी और मैक की बाइंडिंग मैंने और आपने की है? नहीं, खुद ही से हुई है। खुद ही का मतलब डायनामिकली हुई है। डायनामिक का मतलब कोई ना कोई प्रोटोकॉल है जिसने आपके लिए ये काम किया होगा। तो यहाँ बैकएंड के ऊपर जो प्रोटोकॉल है ना जी, उस प्रोटोकॉल का नाम है ARP, आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प। ये जी लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ARP is a layer 2 protocol, address resolution protocol, address resolution protocol। करता क्या जी, ARP बाइंड करता है या मैप करता है, बाइंड्स या मैप्स IP विद मैक। ये आपके कोर्स में जब स्विचिंग आप पढ़ेंगे ना तो पूरा टॉपिक है ये। ठीक है जी। ARP की पूरी डिटेल है, आगे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि ARP जो है वो आईपी और मैक को बाइंड करता है। कैसे करता है ये आप सीख लेंगे। मैं फिलहाल अपने उस सवाल पे आ रहा हूं कि पहली दफा पिंग करने में पहला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ था। ठीक है जी। उसके लिए मुझे आपको एक मिसाल देनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट रिन्यू भी करा लिया हुआ है, यानी इतना टाइम गुजर गया कि दूसरी दफा भी आप कुछ बनवाना पड़ा? ऐसे लोग कम है। ठीक है। यानी अब आपके पास 5 साल की भी ऑप्शन होती है और 10 साल की भी होती है। ठीक है जी। अच्छा चले, मिसाल ये है, आप जब पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, पहली दफा जाते हैं, ठीक है जी, थोड़े से आप नर्वस होते हैं, पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पता नहीं क्या होगा, थोड़े परेशान होते हैं। जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपकी परेशानी देख के आप अभी पार्किंग ही ढूंढ रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की आप पे नजर होती है। ठीक है, और वो आपके पास आ जाते हैं। आपकी शक्ल देख के उन्हें पता लग जाता है कि ये नया बंदा है, ये पहली दफा ही पासपोर्ट बनवाने आया है। वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, पासपोर्ट बनवाने? आप जी जी मैं ही आया हूँ। ठीक है, अच्छा वो फला फला चीज है आपके पास? आप कहते हैं नहीं। वो कहेगा आपका तो पासपोर्ट नहीं बन सकता। सबका पासपोर्ट बन जाएगा, आपका नहीं बनना। और दुनिया में मैं वो शख्स हूं जो आपका पासपोर्ट बनवा सकता है। सिर्फ मैं ही हूं वो आदमी जो आपका ये काम करा सकता है, लेकिन मेरी इतनी फीस होगी। ठीक है, वो आप दें। तो ये जो आप देख रहे हैं बैंक की लंबी लाइन लगी हुई है, आप आज के दिन में तो आप सिर्फ बैंक का चलान भी शायद मुश्किल से जमा करा पाए, तो बाकी काम आपने कब करवाने? तो आपको मैं या मेरी सर्विसेज ले, ये किसी लाइन लूइन में नहीं लगना पड़ेगा, सारे काम मैं करूंगा आपके लिए। आप ज़ाहिर परेशान होते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई कर लो, फिर तुम कर लो। ठीक है जी। तो वो आपके ये काम करा करो कि आपको एंड पे बायोमेट्रिक तो आपका ही होना है, वो वहां तक आपको पहुंचा देता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद भी बड़ी खजल खुआरी होती है आपकी, उनके अंदर की लाइनें और बाकी सब कुछ जो है, और सिस्टम का आपको पता है, तस्वीर अलग जगह पे खींचेगी, फिर अटैच डॉक्यूमेंट अलग जगह से होगा, फिर उसके बाद अंगूठा कहीं और लगेगा। ठीक है, इधर अंगूठा लग रहा होता है, उधर आपका दूसरी जगह पे नाम आया होता है, भाग के इधर से उधर जा रहे होते हैं, उधर से इधर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। और आप फैमिली के साथ गए हो, 2-3 लोग हो, तो एक उधर भाग रहा होता है और एक उधर भाग रहा होता है। ठीक है जी। तो ये खुबारी पूरे दिन की एक होती है, एक दिन में भी सब कुछ हो जाए तो बड़ी गनीमत है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आपका पासपोर्ट बन गया,
आप जब दूसरी दफा जा रहे होते हैं ना तो आप और ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपके साथ होना क्या। इसीलिए मैंने पूछा था, आपके एक्सपायरी डेट करीब आ रही हो ना तो पहले से परेशान होने से हाय 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 वो अजियत से दोबारा गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आर्ब का क्या ताल्लुक? आर्ब भी उसी एजेंट की तरह जो आपको पार्किंग में मिला था। ये जब आपने पिंग किया था ना अभी 192.168.1.2 को, तो पैकेट आया, ठीक है जी, ये इस फास्ट ईथरनेट पे पहुंचा, तो उसने भी कहा किधर, जैसा वो पूछता थी किधर, ठीक है जी, तो किधर, मैं 192.168.1.2 पे जाना चाहता हूं। वो कहता है ये तो कागज ही गलत है तुम्हारे, ये नहीं चलते इधर, ये करेंसी यहाँ की है ही नहीं, मैक चाहिए होता है, तुम्हारी तो फाइल ही गलत है। उसके पांव के नीचे से भी जमीन निकल आती। फिर जब वो पैकेट परेशान खड़ा होता है सर पकड़ के कि मैं अब क्या करूं, तो वहां पे उसी एजेंट की तरह आर्प नमूदार होता है, कहता आपका भाई है ना, मैं आपको लाके दूंगा इसका मैक, मैं बताऊंगा 192.168.1.2 का मैक क्या, आप तशरीफ रखें, अभी लाके देता हूं मैं आपको। वो आपने एक मूवी देखी होगी, अभी ठीक करके देता हूँ, आया याद आप, जॉनी लिवर, ठीक है, अब भी ठीक करके देता हूँ। वो कहते मैं अभी लाके देता हूँ आपको मैक इसका, ठीक है, वो कहता ला दे भाई तू। फिर अगर उसको 192.168.1.2 का मैक लाके देने में 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त लग गया, तो पिंग का जो पहला पैकेट है उसकी उम्र गुजर जाती है और वो ड्रॉप हो जाता है। और अगर वो 2 सेकंड से पहले पहले ले आया तो आपका पहला पैकेट भी ड्रॉप होने से बच जाएगा, जैसे इस भाई का बच गया। और अगर आपको 4 सेकंड से ज्यादा का वक्त लग गया तो आपके 2 पैकेट भी ड्रॉप हो सकते हैं। अमूमन एक ड्रॉप होता है, अमूमन एक ड्रॉप होता है, ठीक है जी। बहुत कम होता है कि वो बच जाए, बहुत कम होता है कि 2 ड्रॉप हो जाए, अमूमन एक पैकेट ड्रॉप हो जाता है। किस लिए होता है? क्योंकि उस वक्त आर्प, आईपी और मैक की बाइंडिंग करारा होता है। जब ये बाइंडिंग हो जाती है ना तो राउटर के अंदर एक आर्प टेबल बनता है, उस टेबल में ये एंट्री सेव हो जाती है 4 घंटों के लिए। पासपोर्ट भी तो ताहयात नहीं ना बनता, या 5 साल के लिए बनेगा या 10 साल के लिए बनेगा, उसके बाद रिन्यू तो कराना पड़ता है। इधर भी वही सीन है, 4 घंटे का टाइम, 4 घंटे के लिए बाइंडिंग हो जाती है और अगले 4 घंटे तक जो है वो पैकेट ड्रॉप हुए बगैर जाते रहेंगे, 4 घंटे तक पैकेट ड्रॉप हुए बगैर जाते रहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहानी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? वही हुई जा रही है सुबह से, जो आप भी कर दें। नहीं कर बता नहीं, पता नहीं आपने कुछ और ना बताना हो। ये तो बात बताने वाली थी जो आपने नहीं बताई। मुकम्मल ऑफ है जी, मुकम्मल सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे जी ऑफ है, ठीक है जी, अशूरा हॉलीडेज की वजह से सैटरडे संडे क्लास अब उससे अगले सैटरडे को होगी, ठीक है। अपने लिए गनीमत जाने, ठीक है जी, जिंदगी में और भी बहुत पेंडिंग काम होंगे वो भी कर लीजिएगा, और वक्त मिले तो ये लेक्चर भी रिवाइज कर लीजिएगा। जहां जहां आपकी कोई चीज रहती है, वीडियोस आपके पास हैं, आप वहां से मुकम्मल कर सकते हैं। तो राउटर ए से जो लैन था वो पिंग हो गया, ए से बी भी पिंग हो गया, एक पिंग आखिरी रह गई है, बस ज्यादा परेशान ना हो। ए से ये जो बी का लैन नेटवर्क है, भाई इस तस्वीर में टोटल नेटवर्क कितने हैं? 3 नेटवर्क हैं, 2 लैन और 1 वैन। तो राउटर ए पे बैठ के मैंने राउटर बी को भी पिंग कर लिया, लेफ्ट वाले नेटवर्क को भी पिंग कर लिया। ए से जरा बी के लैन को भी पिंग करने की कोशिश करते हैं, 192.168.2.2 ये आईपी इसका है, PC2 का। राउटर ए पे बैठ के PC2 को पिंग कर रहे हैं, एंटर कर दिया, पहला पैकेट ड्रॉप, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और इंतजार ना हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट 6। आप कहेंगे समझ आ गया, कोई पिंग नहीं हो रहा, एम ही बैठ के इंतजार क्यों करना है? कंट्रोल शिफ्ट 6 एस्केप सीक्वेंस एंटर कर देंगे आप, तो ये पिंग नहीं हुआ। राउटर ए से PC2 पिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे लिंक तो आप है, आईपी भी कॉन्फ़िगर्ड है, फिर भी पिंग नहीं हुआ, ठीक है जी। राउटर ए के साथ कितने नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? 2। क्या बी का लैन ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं। राउटर में एक राउटिंग टेबल होता है, याद ही होगा। राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं वो उसके टेबल का हिस्सा होते हैं,
इस तरह मैंने मिसाल दी थी, ये मेरा राइट आर्म और ये लेफ्ट आर्म है, इसका आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राउटर ए के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो उसके लिए नोन है, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो अननोन है। इनडायरेक्टली कनेक्टेड अननोन है, ठीक है जी। और अननोन के लिए राउटर क्या करता है? डिस्कार्ड। तो शुक्र करें उसने डिस्कार्ड की, ये तो बड़ी खुशी की बात थी। पिंग हो जाता तो दुनिया उलट जानी थी, सारी बुनियादें हिल जानी थी सारी। अननोन के लिए तो राउटर डिस्कार्ड करता है ना, तो उसने डिस्कार्ड ही किया है। आप अगर चाहते हैं कि डिस्कार्ड ना हो तो अननोन को नोन बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग करानी पड़ेगी। ऐसा ही है। तो आप कहेंगे लगता है वक्त आ गया क्या, अब हम स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग पढ़ने लगे? नहीं, वक्त नहीं आया अभी, कुछ और चीजें दरमियान में हैं, और जो पहले हम पढ़ेंगे फिर राउटिंग की बढ़िया है। एक तो रिमोट एक्सेस का टॉपिक है, दूसरा ये जो आईपी स्टैटिकली देने थे और हम थक गए थे कि किस किस को आईपी देते रहेंगे, तो डायनामिक सोल्यूशन भी होना चाहिए, तो वो भी आपने पहले सीखना है, फिर हम स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग पे जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आज के लेक्चर में मैं अभी ब्रेक देने से, छोटी सी ब्रेक होगी आज आपकी, ठीक है, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। मैं रिवीजन आपको पहले ही करा देता हूं। 2 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक 2 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्विक रिवीजन, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपका शायद जो आप टेस्ट देंगे वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है जी। तो क्विक रिवीजन में क्या क्या कुछ है जी, आज मेरा मेन फोकस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स पे ही रहेगा, और कतन मुश्किल नहीं है। अब जैसे जो जो चीजें मुझे याद, जितना कुछ पढ़ा वो सारा कुछ ही है। क्लॉक कैसे सेट होती है याद है? क्लॉक सेट की कमांड क्लॉक सेट होती है या टाइम सेट होती है? क्लॉक सेट होती है, पक्की बात है। होस्ट नेम की कमांड होस्ट नेम होती है या सिस्टम नेम होती है? होस्ट नेम होती है, वेरी गुड। इनेबल पासवर्ड की कमांड सेट इनेबल पासवर्ड होती है या इनेबल पासवर्ड होती है? इनेबल पासवर्ड होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन सेव किस कमांड से होती है? एक तो राइट और दूसरी कौन सी है? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन, वेरी गुड। अच्छा, इरेज कैसे होती है कॉन्फ़िगरेशन? इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी है और राइट इरेज भी है, दो कमांड्स हैं, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी है और राइट इरेज भी है। किसी अच्छा, ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की क्या कमांड होती है? सेट आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस, खाली आईपी एड्रेस आप लिखते हैं, ये ना आपके खाली तो नहीं लिखा हुआ सर यहाँ पे, आईपी एड्रेस, ठीक। आईपी एड्रेस सेट आईपी एड्रेस नहीं होती, आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। और मेरा ख्याल है आप कर ही लेंगे, आपको तो सब कुछ आता है, ठीक है। ठीक 2 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा। अच्छा, जवाद साहब की तरफ से एक दरखास्त थी आप सबके लिए, वो कहते हैं जनाब जिसके नंबर कितने से कम हो, 8 से अगर नंबर कम है तो टेस्ट दोबारा दे दिया करें, ठीक है जी। 8 से नंबर कम हो तो टेस्ट आप दोबारा अटेम्प्ट कर लें, आपके नंबर 8 या 8 से ऊपर होने चाहिए, 8 से कम नहीं। और 8 से कम अगर आते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन लोग हैं जिनके इतने करने के बावजूद भी जो नहीं कर पा रहे। तो 2 बजे मिलते हैं जी आपसे टेस्ट के साथ। कहां से आते हैं लोग वाकई?